चलो बेटा ना, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टार्ट कर दिया था, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ लिया था ग्रुप 16 तक हो गया था। ठीक है, याद करिए, आपको ये बोला था कि एस ब्लॉक का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS102, और पी ब्लॉक का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS2 NP126। ठीक है, इसके बाद ग्रुप 16 तक की हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। ग्रुप 16 के बाद आगे बढ़ते हैं ग्रुप 17 और 18 के डिस्कशन पे। तो सबसे पहले ग्रुप 17 पे आते हैं। ग्रुप 17 का बेटा जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ग्रुप 17 का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS2 NP5। ठीक है, NS2 NP5 इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन। क्यों है ये NS2 NP5? क्योंकि ये पी ब्लॉक का कौन सा ग्रुप है बेटा? पांचवा ग्रुप है ना। पहला ग्रुप होता है पी ब्लॉक का तो NP1, दूसरा ग्रुप होता तो NP2, तीसरा होता तो NP3, चौथा है तो NP4, पांचवा है तो NP5। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा? 7। ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मेंबर्स की बात करें तो पहला सन्नाटा आ जाता है, उसके बाद के मेंबर्स होते हैं फिर कल बाहर आई आंटी, है ना, और आंटी का नाम है टेनेसी। क्या नाम है? टेनेसी। ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है, इस एलिमेंट का नाम है टेनेसिन। क्या नाम है बेटा इसका? टेनेसिन। तो टेनेसी से अपन इसको याद रख लेंगे। फिर कल बाहर आई आंटी टेनेसी। आंटी कैसी है? रेडियो एक्टिव, है ना, ध्यान रखना। इसके अलावा बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 9। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 17। इसका कितना है बेटा? 35। इसका कितना है बेटा? 53। इसका एटॉमिक नंबर है 85, और इसका एटॉमिक नंबर है 117। क्या लास्ट टू डिजिट ग्रुप नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है? हाँ। कौन से एटॉमिक नंबर से कौन से एटॉमिक नंबर तक ये बात होती है? 104 से 118, इनके लास्ट टू डिजिट आपको ग्रुप नंबर की जानकारी दे देते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी आगे की बात समझते हैं। इसमें सबसे पहले ये जो ग्रुप 17 के मेंबर्स हैं, इनको एक नाम दिया गया, और इनको नाम दिया गया है हेलोजन्स। जैसे पिछली क्लास में हमने निकोजन्स, कैल्कोजन्स, इन सब के बारे में बात करी थी, वैसे इनका नाम क्या है बेटा? हेलोजन्स। हेलोजन्स कहने का मतलब क्या है? सॉल्ट प्रोड्यूसर्स, है ना। मीनिंग लिख लेंगे पहले तो हेलोजन्स का। हेलोजन्स का मीनिंग होता है दे आर सॉल्ट प्रोड्यूसर। सॉल्ट प्रोड्यूसर मतलब किसी भी मेटल के साथ मिलके ये कैटाइनिक और एनाइनिक टाइप का कंपाउंड, मतलब एक आयनिक टाइप का कंपाउंड बनाते हैं। जैसे एग्जांपल समझना, कहना क्या चाहते हैं? सॉल्ट, जब भी सिलेबस में सॉल्ट नाम लिया जाएगा ना, तो सॉल्ट का मतलब नमक मत समझना। सॉल्ट का मतलब होता है ऐसा कोई भी कंपाउंड जहां पर कैटायन और एनायन प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलते हैं? सॉल्ट। क्लास 11th में आप इक्विलिब्रियम जब पढ़ते हैं, तो इक्विलिब्रियम में आप एक टॉपिक पढ़ते हैं सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। उस सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में आप कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस, एनायनिक हाइड्रोलाइसिस, ये बातें पढ़ते हैं। तो सॉल्ट का कोई ऐसा मतलब, सॉल्ट मतलब नमक मत समझ लेना हमेशा। सॉल्ट का मतलब ये होता है कैटायन और एनायन का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? सॉल्ट। अच्छा, याद करिए, पिछली क्लास में हमने मेटेलॉइड्स याद करे थे। बालिका, सीता, गीता याद आ रहा होगा आपको। तो बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते। आते के ऊपर वाले जो भी दिख रहे हैं ना, ये सब नॉन मेटल है। कौन है भैया? ये जिगजैग जिगजैग था, इसके इधर वाले जो भी थे वो क्या थे? नॉन मेटल। तो ये सारे चारों के चारों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल जब किसी मेटल से जुड़ेंगे, जैसे मान लो ये नॉन मेटल है और इसको मैंने सोडियम से जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा? NaCl। क्या NaCl सॉल्ट होता है? हाँ, होता है। ऐसे अगर Na बना दो, वो भी सॉल्ट है, क्योंकि केटायन एनायन से जो भी चीज मिलके आएगी उसको क्या बोलेंगे? सॉल्ट। बट NaCl जल्दी दिमाग में समझ में आ जाता है, इसलिए अपन एग्जाम्पल के फॉर्म में NaCl की बात कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, आगे बात करते हैं। याद करिए, कॉन्फ़िगरेशन हमको कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है या कंडेंस्ड फॉर्म में लिखनी? कंडेंस्ड फॉर्म। कंडेंस्ड फॉर्म के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? इनर्ट गैस की। इनर्ट गैस कैसे पहचानेंगे? जिस पीरियड की बात हो रही है उससे प्रीवियस पीरियड का। मुझे बताइए ये कौन से पीरियड का? सेकंड। तो सेकंड के लिए इनर्ट गैस प्रीवियस मतलब फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड की इनर्ट गैस कौन है? हीलियम। इसके लिए कौन आ जाएगा? नियॉन। इसके लिए क्या हो जाएगा? आर्गन। इसके लिए क्या हो जाएगा? क्रिप्टॉन। इसके लिए क्या हो जाएगा? जेनॉन। इसके लिए क्या हो जाएगा? रेडॉन। ये आ गए इसके, है ना, इनर्ट गैसेस। अब इनर्ट गैस के बाद की बची हुई कॉन्फ़िगरेशन को अगर आपको लिखना है, तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, जिसमें एन किसको रिप्रेजेंट करता है? पीरियड नंबर को। अच्छा, ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सेकेंड। तो एन का वैल्यू क्या रखोगे? 2 और 2। कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा? 2s2 2p5। यहां पर क्या बन जाएगा? 3s2 3p5। यहां पर क्या बन जाएगा बेटा? 4s2 4p5। क्या कुछ हिडन हिडन याद आ रहा है? सेकंड और थर्ड में कुछ भी हिडन नहीं होगा, लेकिन फोर्थ में क्या होता है? सड़प। कौन होता है? सड़प। तो स है, ड गायब है। अभी हम लोग उसको चेक कर लेंगे। यहां पर कौन आएगा बेटा? अगेन 5s2 5p5। यहां पर आएगा 6s2 6p5, और यहां पर क्या आएगा? 7s2 7p5। अच्छा, अब इसमें हिडन की बात करते हैं। मुझे बताइए सेकंड और थर्ड में कोई हिडन होगा क्या? नहीं। एक बार चेक कर लेते हैं। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10 + 2 12
प्लस 5 17, LHS और RHS बराबर आ रहा है। इस पे आते हैं ब्रोमीन पे, इसका एटॉमिक नंबर है 18, प्लस 2 20, प्लस 5 25, यहां कितना है 35, कितने का गैप आ रहा है 10 का। 10 का गैप जब भी आएगा किसकी वजह से आएगा, डी की वजह से, और ये अगर Na से तो Dn-1 वाला आएगा, तो यहाँ 3D, यहाँ 4D, अच्छा यहाँ पर कितने का गैप आएगा 24 का, चेक करिएगा 54 प्लस 2 56 प्लस 5 61, और यहाँ कितना है 85, 85 में से 61 माइनस करोगे तो 24 का गैप आएगा। 24 का गैप आने का मतलब है 10 तो डी और 14 एफ छुपा हुआ है। मुझे बताइए क्या 6th पीरियड का सीक्वेंस सफ डप होता है या नहीं होता बेटा, होता है। तो स फ ड प, ये कंडीशन आ जाएगी, यहां पर भी स फ ड प, ये सीक्वेंस आ जाएगा। तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशंस आ जाती है। ग्रुप 18 भी देख लेते हैं, एक साथ लिख लेना दोनों को। आते हैं ग्रुप 18 पर। बेटा ग्रुप 18 का जो नाम है आप लोग जानते हैं, इसको नोबल गैस, इनर्ट गैस कहा जाता है। जनरली ये दो नाम तो बिल्कुल क्लियर ही होते हैं। इसके अलावा इसका एक और नाम है, इसको जीरो ग्रुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, जीरो ग्रुप। और एक और नाम है इसका, इन्हें एरोजेंस कहा जाता है। ठीक है, तो दो नए नाम आ रहे हैं यहाँ पर, एक तो जीरो ग्रुप आ रहा है और एक एरोजेंस आ रहा है। इनर्ट गैस, नोबल गैस तो सबको पता ही है। जीरो ग्रुप कहने का मतलब क्या है, क्या ये ग्रुप 18 किसी से बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं कि नहीं करते हैं, नहीं करते। नॉर्मली ये बॉन्ड्स नहीं बनाते। क्योंकि ये बॉन्ड्स नहीं बनाते तो इसका ऐसा माना जाता है कि इनकी वैलेंसी जीरो है। वैलेंसी मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन की कैपेसिटी, कितने बॉन्ड्स बनाता है ना, तो ये बॉन्ड नहीं बनाते, इसलिए इनकी वैलेंसी कितनी मानी जाती है, जीरो। और इसीलिए इन ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है बेटा, जीरो ग्रुप। या फिर अगर मैं बात करूं तो इसका एक बार देखें, जनरल कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं। जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, NH2 NP6, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने हो जाएंगे, 6 + 2 8। अच्छा, ये कॉन्फ़िगरेशन हर कोई फॉलो करेगा एक्सेप्ट हीलियम। इस ग्रुप में जो हीलियम है वो ये कॉन्फ़िगरेशन फॉलो नहीं करता। हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ 1s2 होगा, उसमें 1p6 आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे अगर हम बात करें यहां पर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, और लास्ट में कौन आएगा, ऑगी। इसका एटॉमिक नंबर 2 10 18 36 54 86 और 118। अब जरा याद करिएगा, हीलियम को अगर हम बात करें तो हीलियम कौन से पीरियड का एलिमेंट है बेटा, फर्स्ट पीरियड के लिए इनर्ट गैस कौन सी आनी चाहिए, प्रीवियस पीरियड की। प्रीवियस पीरियड में कोई इनर्ट गैस है ही नहीं, प्रीवियस पीरियड ही नहीं, तो इनर्ट गैस कहां से आएगी। तो इसका तो सीधा सीधा कॉन्फ़िगरेशन आपको लिख देना 1s2। ये अलग ही है, मतलब ये इस ग्रुप में होना ही नहीं चाहिए था कायदे से, पर इसको यहाँ पोजीशन किया गया। एक बात याद करिए, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बोला हुआ है कि अगर किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जाता है तो s ब्लॉक होगा, p में जाता है तो p ब्लॉक होगा, d में जाता है तो d ब्लॉक होगा, f में जाता है तो f ब्लॉक होगा। मुझे बताइए हीलियम का जब आप कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में दिख रहा है, sp-df s। उस हिसाब से इसको कौन से ब्लॉक का मेंबर होना चाहिए, s ब्लॉक का। तो हीलियम को स्ट्रिक्टली s ब्लॉक का मेंबर होना चाहिए था, लेकिन इसको रखा कौन से ब्लॉक में गया है, p ब्लॉक। ऐसा क्यों है, तो इसका कारण है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो किससे मैच होती है, ग्रुप 18 से, इनर्ट गैसेस से। क्या प्रॉपर्टी मैच हो रही है, जैसे ये किसी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते हैं जनरली, वैसे ये भी किसी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, सुन लो ध्यान से। अभी क्वेश्चन हम लोग ये लिख लें, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, तब आ जाएगा, लेकिन सुन ले, अभी समझ ले। आपसे बोले ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या बोला, हीलियम शुड बी अ मेंबर ऑफ, तो बताइए कौन से ब्लॉक का होना चाहिए, एस। क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन तो यही बोल रही है कि ये एस ब्लॉक का मेंबर होना चाहिए। ऐसी बात लिखी भी है एनसीईआरटी में कि हीलियम शुड बी अ मेंबर ऑफ एस ब्लॉक, लेकिन हमने यहां पर इसको क्यों रखा है, प्रॉपर्टी के बेसिस पे। हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है ना, लॉन्ग फॉर्म एसपीडीएफ वाला, वो कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे बना हुआ है। मेनली किसके बेसिस पे बना है, कॉन्फ़िगरेशन। याद करिए ना, हमने ये बात करी है, एस में 2 ब्लॉक आएंगे, पी में 6 ग्रुप आएंगे, डी में 10 ग्रुप आएंगे। ये सब हमें कहां से पता चला था, कॉन्फ़िगरेशन, क्वांटम नंबर्स, इन्हीं से तो पता चला था। तो हमारा पीरियोडिक टेबल मेनली कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे ही बना हुआ है। सब सब सड़प सड़प सब डब वैसे ही बना हुआ है, लेकिन उसमें एक दो केसेस में एक्सेप्शंस है, और वो एक्सेप्शन में से एक केस कौन है बेटा, हीलियम। क्योंकि हीलियम को कायदे से कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे किसका मेंबर होना चाहिए था, एस ब्लॉक, लेकिन इसके आउटर मोस्ट शेल के भरे होने की वजह से इसको पी ब्लॉक में पोजीशन दी गई है। खैर आगे बढ़ते हैं, तो इसको हीलियम को तो साइड में रखिए, बाकी सब में अब हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। बेटा एक बात बताओ, नियॉन कौन से ग्रुप का एलिमेंट, सॉरी कौन से पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड। तो सेकंड के लिए इनर्ट गैस फर्स्ट पीरियड की, और फर्स्ट पीरियड की इनर्ट गैस हीलियम, इसके लिए कौन आ जाएगा, नियॉन।
इसके लिए कौन आ जाएगा, आर्गन, इसके लिए आ जाएगा क्रिप्टॉन, इसके लिए आ जाएगा जेनॉन, इसके लिए आ जाएगा जेनॉन, और इसके लिए कौन आ जाएगा, रेडॉन। आगे की कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें एन में पीरियड नंबर पुट करना पड़ेगा। बेटा ये सेकंड पीरियड का मेंबर है तो यहां एन में 2 पुट करिए, तो ये क्या बन जाएगा, 2s2 2p6, ये बन जाएगा 3s2 3p6, ये सिमिलरली बन जाएगा 4s2 4p6, ये बन जाएगा 5s2 5p6, ये बन जाएगा 6s2 6p6, और ये बन जाएगा 7s2 7p6। अब इसमें कहां कहां क्या क्या हिडन है ये आपको खुद समझ में आना चाहिए। बेटा क्या पहले में केवल स होता है, हाँ, दूसरे में कौन होता है, सब, तीसरे में कौन होता है, सब, चौथे में कौन होता है, सड़प। तो क्या यहां पर 3d10 छुपा हुआ है, हाँ, क्या यहां पर 4d10 छुपा हुआ है, हाँ, क्या यहां पर 4f14 और 5d10 छुपा हुआ है, हाँ, क्या यहां पर 5f14 और 6d10 छुपा हुआ है, हाँ, ये हमें खुद पता होना चाहिए कि ये हिडन है। हो सकता है ये ग्रीन कलर से जो मैं यहां लिख रहा हूं ये एग्जाम में दिया जाए, हो सकता है ना भी दिया जाए, लेकिन आपको चमकना चाहिए कि अगर लास्ट में पी तक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 7th पीरियड की बात हो रही है, तो स फ ड को क्रॉस करके ही पी में इलेक्ट्रॉन गया होगा। नोट करिए इसे, आगे बढ़ते हैं। तो ग्रुप 17 18 बिल्कुल वैसी ही कॉन्फ़िगरेशंस है जैसा हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था बेटा प्रीवियस क्लास में, ग्रुप 16 तक। 118 ऑर्गेनाइजेशन को भी आप देख सकते हो, 118 की लास्ट 2 डिजिट्स अगर आप देखें तो क्या आ रही है, 18, वो किसको रिप्रेजेंट कर देगा, उसके ग्रुप नंबर को, क्योंकि 104 से 118 का कोई भी एटॉमिक नंबर आता है तो उसकी लास्ट 2 डिजिट से आपको उसके ग्रुप नंबर की जानकारी मिल जाएगी। फटाफट छापे इसको, बिल्कुल एज इट इज जैसा पिछली क्लास में करा हुआ था, सब सड़प सब डप वही है। अब आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन पे, जो कि है ना मेनली यहाँ पर आपको समझनी है, बाकी ये सब तो जैसा प्रीवियस क्लास का पैटर्न था बिल्कुल वैसे ही फॉलो हो रहा है। फटाफट छापें तूफानी रफ्तार से, 30 सेकंड बचे हुए हैं। चलिए, अब ये कॉन्फ़िगरेशंस हो जाने के बाद हम लोग आगे का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अब आगे का डिस्कशन क्या है, ध्यान सुनिएगा। ग्रुप 18 को लेकर एनसीईआरटी में कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं। वो फैक्ट्स क्या है, कॉन्फ़िगरेशन अब लिखनी आनी चाहिए ना, अपन ने 5 ग्रुप को डिस्कशन कर लिया, छठा आप लिख सकते हो आराम से, प्रैक्टिस ही कर लेना, कोई परेशानी नहीं है। नोट की बात कर रहे हैं यहां पर, ध्यान सुनिएगा। क्या पॉइंट्स है, कुछ ऐसे पॉइंट्स पे डिस्कशन कर रहे हैं जो आपको 12th की एनसीईआरटी में ग्रुप 18 वाला जो पी ब्लॉक का पोर्शन है वहां पर कुछ बातें लिखी हुई है। देखो,
ग्रुप 18 जो है ना, ये ज्यादातर कंपाउंड फॉर्मेशन में तो पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, तो इसीलिए इनके बारे में एनसीईआरटी में कुछ लाइनें दी हुई है, 2-3 पेज में एनसीईआरटी का ग्रुप 18 खत्म हो जाता है। तो उन पेजों में क्या क्या बातें लिखी हुई है उसको हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये एक तरह के फैक्ट्स है। इन फैक्ट्स को आप जितनी ज्यादा बार सुनेंगे उतने आसानी से ही आपको याद हो जाएगा। तो आज हम अभी इसको शुरू में ही चौथे पांचवें लेक्चर में अगर पढ़ लेते हैं तो हमारा जब तक सिलेबस चलेगा तब तक सिलेबस खत्म होते हुए हम इसको 10-12-15 बार में क्लास में बोल चुका हूँ इस बात को, और आप भी रिवाइज कर चुके होंगे। अगर 10-12-15 बार में ये याद हो जाता है तो बहुत बढ़िया, और अगर 15 बार में याद नहीं हुआ तो इस साल तो ना होना याद, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, तो नोट के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन किसके बारे में करने वाले बेटा? अबंडेंस के बारे में। ध्यान सुनिएगा, ये सारी की सारी जो इनर्ट गैस है ना, ध्यान सुनना, इनर्ट गैस को एक और नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया बेटा? एरोजेंस। पहले एरोजेंस का मीनिंग समझ लीजिए। एरोजेंस का मीनिंग कहने का मतलब क्या है? एयर प्रोड्यूसर। क्या कहने का मतलब है? एयर प्रोड्यूसर। जेन का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसर। एरो मतलब एयर। एयर जो होता है ना, एयर की अगर हम लोग बात करें तो बेटा ये सारे जो एलिमेंट है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब गैसेस है, इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस, मतलब ये सब गैस है। और गैस इज अ पार्ट ऑफ एयर। एयर में, एटमॉस्फेयर में अगर हम बात करें तो इतना आप जूनियर क्लासेस में पढ़ के आते हैं, 78% तो नाइट्रोजन होता है, 21% तो ऑक्सीजन होता है। वो बचा हुआ जो 1-2% है ना, उसमें दुनिया भर की तमाम गैसें जो भी हो सकती है सब उसी में आती है। ये जो इनर्ट गैस है ये भी उसी में आती है, बची हुई में, ठीक है ना। तो इनका अबंडेंस नेचर में बहुत कम है, और बहुत कम में से कौन ज्यादा अबंडेंट है और कौन कम अबंडेंट है उसके बारे में हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। ध्यान सुनना, इनके अबंडेंस का ऑर्डर है और नहीं है कर्जे। क्या ऑर्डर है बोलिए? और नहीं है कर्जे। और नहीं है कर्जे की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन है बेटा? आर्गन। और लीस्ट अबंडेंट कौन है? जेनॉन। तो याद करने का तरीका आपको बोला कि इनर्ट गैसेस के अबंडेंस का ऑर्डर कभी पूछ लिया जाए तो याद करने का तरीका बोलिए क्या है? और नहीं है कर्जे। अच्छा, और नहीं है कर्जे की अगर मैं बात करूं ना, ध्यान सुनेगा, और नहीं है कर्जे की अगर मैं बात करूं तो सेकंड पॉइंट क्या आ जाता है? मोस्ट अबंडेंट इनर्ट गैस विल बी आर्गन। एनसीईआरटी के पैराग्राफ में पहला पेज जो है ना ग्रुप 18 का, वहां पर लिखा हुआ है क्लियरली, आर्गन इज द मोस्ट अबंडेंट इनर्ट गैस। ठीक है, पहले काम करें, ये पहला पॉइंट लिखे, दूसरा पॉइंट स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा। तो ये अबंडेंस का ऑर्डर बिल्कुल दिमाग में फिट रहना चाहिए। और नहीं है कर्जे, और नहीं है कर्जे में भी ध्यान रखना इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग ऑर्डर है? डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ज्यादा कौन है? आर्गन या जेनॉन? तो आर्गन इज द मोस्ट अबंडेंट, यही पॉइंट लिखने वाले हैं। सेकंड पॉइंट बोल रहा हूं, लिखिएगा, आर्गन इज द मोस्ट अबंडेंट इनर्ट गैस। इनर्ट गैसेस में सबसे ज्यादा अबंडेंट अगर कोई है तो वो कौन है? आर्गन। आर्गन इज द मोस्ट अबंडेंट इनर्ट गैस। तीसरा पॉइंट बोल रहा हूं, लिखिएगा, आर्गन इज यूज्ड टू प्रोवाइड inert atmosphere. Argon is used to provide inert atmosphere in metallurgical processes. Argon is used to provide inert atmosphere in metallurgical processes. In metallurgical processes. ठीक है, ध्यान सुनना, आर्गन का काम क्या है? ध्यान सुनना, कई बार क्या होता है, मेटलर्जी नाम का एक चैप्टर आएगा। मैंने पिछली क्लास में आपको कैल्सिनेशन रोस्टिंग का नाम भी बताया था, जब ओवर प्रोड्यूसर्स की बात करी थी हमने, कैल्कोजेंस की बात करी थी। आपके सिलेबस में एक चैप्टर आता है मेटलर्जी। उस मेटलर्जी के चैप्टर के अंदर हम लोग क्या करते होंगे, ध्यान सुनना, आगे जाके जब पढ़ोगे आप तो आप इसमें मेटल ऑक्साइड को किसमें बदल रहे होंगे? मेटल में। ये हमारा काम होता है, मेटलर्जी से हम लोग मेटल को ऑब्टेन करते हैं। मेटल जनरली अर्थ क्रस्ट में, मैंने बोला था, ऑक्साइड सल्फाइड के फॉर्म में मिलते हैं, तो हमें उनमें से मेटल को निकालना होता है। अच्छा, मेटल को निकालना है मतलब आपको ऑक्साइड को अगर मेटल में बदलना है तो ऑक्सीजन को हटाना है, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशंस पढ़ी होंगी आप लोगों ने, ठीक है। तो ऑक्सीजन को हटाने के लिए तरह तरह की प्रोसेसेस होती है, हम प्रोसेस पे अभी नहीं जा रहे, प्रोसेस तो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे ही। पर अब आप बताओ, आपने मेटल, ये मान लो एक कमरा है, इसमें आपने किसी मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करा ऑक्सीजन हटा के, और मान लो इस कमरे में पहले से ही ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, तो आपने जो मेटल बनाया ना, ये तो रूम में प्रेजेंट ऑक्सीजन से वापस कंबाइन कर जाएगा, और वापस कंबाइन करके फिर से क्या बना लेगा? MXOY। आपने बड़ी मुश्किल से तो ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करा, और वो मेटल वापस से रिएक्शन करके ऑक्साइड बन जाए, तो सुबह से शाम तक यही थोड़ी करेंगे
कि पहले इससे ये बनाओ फिर ये बना ले, फिर इससे ये बनाओ फिर ये बना ले, फिर इससे ये बनाओ। भाई यही करते रहेंगे तो फिर काम क्या, दुनिया में तुम्हारे आने का तात्पर्य क्या निकला है ना, इससे चाहते ही नहीं क्या है। तो यही करना था, तो क्या मतलब है। तो इसलिए कई बार ऐसे प्रोसेस में जब आपने मेटल बना दिया ना, तो आपको इस रूम में ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन इज रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव होता है ऑक्सीजन। तो लगभग हर किसी से रिएक्ट करता है, 118 जो एलिमेंट्स है ना, लगभग हर किसी से रिएक्ट करता है। ये सब बातें पढ़नी है आपको। तो अब सुने, आपको ऐसे केसेस में रूम में ऑक्सीजन नहीं चाहिए, आपको कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए, इनर्ट एटमॉस्फेयर। इनर्ट मतलब ऐसा गैस होना चाहिए, ऐसी चीजें होनी चाहिए रूम में जो रिएक्ट ना करें। और सबसे बढ़िया जो रिएक्ट ना करे वो कौन होते हैं, इनर्ट गैसेस। सबसे बढ़िया तो वही है, इनर्ट एटमॉस्फेयर देना है तो इनर्ट गैस से बढ़िया कुछ है ही नहीं जीवन में। तो आपने इनर्ट गैस देना है। अब इनर्ट गैस देना है तो इनर्ट गैस में आपके पास कितने ऑप्शन दिख रहे हैं, 5। इन 5 में से हम किसको देना पसंद करेंगे, इसको। क्यों देना पसंद करेंगे, रीजन मोस्ट अबंडेंट। अरे सबसे आसानी से यही मिलेगी, जो सबसे आसानी से मिलेगी उसी को यूज करेंगे। पता चला मैंने सोचा कि मुझे जेनोन देना है, अब जेनोन दोगे तो पता चला जितने में तुमने मेटल का ये रिडक्शन करने में खर्चा नहीं किया, उतने से ज्यादा खर्चा तो जेनोन को देने में लग जाएगा। क्योंकि जेनोन 1% जो गैस थी उसमें भी जरा सी तो जेनोन है, तो जेनोन को सबसे सेपरेट करने में ज्यादा खर्चा लग जाएगा। और इसीलिए जिस इनर्ट गैस को यूज किया जाएगा इनर्ट एटमॉस्फेयर देने के लिए, वो अबंडेंट होनी चाहिए। और सबसे अबंडेंट इनर्ट गैस कौन है, आर्गन। ये बात आ जाती है यहां पर तीसरी। चौथे पॉइंट पे चलता हूं, ध्यान सुनना। एक तीर से 4 शिकार करने अपने को। पहला शिकार और नहीं है कर्जे। इसमें हमने क्या समझा कि आर्गन और जेनोन में सबसे ज्यादा कौन है, आर्गन। ये दूसरा शिकार हुआ। तीसरा, इसीलिए तो आर्गन क्योंकि मोस्ट अबंडेंट है, इसीलिए आर्गन को कहां यूज किया जाएगा, एटमॉस्फेयर में, मतलब वो मेटलर्जिकल प्रोसेस में इनर्ट एटमॉस्फेयर देने के लिए। दूसरी बात, चौथी बात समझिएगा। मुझे एक बात बताओ, कितनी इनर्ट गैस है यहाँ पर, टोटल इनर्ट गैस कितनी है, गिन लो आराम से। 7 है, 2 गायब है। मतलब देख लो जरा ध्यान से, कौन सी 2 गायब है, आखिरी दोनों गायब है। आखिरी दोनों कौन है, एक तो है रेडॉन और एक है ऑगी। कौन कौन गायब है, रेडॉन और ऑगी। ध्यान सुनना, रेडॉन एंड ऑगी गायब है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअल में ये जो अबंडेंस का ऑर्डर लिखा गया है, ये उनका लिखा गया है जो एटमॉस्फेयर में मिलते हैं, एटमॉस्फेयर में मिलते हैं। इसका मतलब है रेडॉन और ऑर्गेनाइजेशन एटमॉस्फेयर में नहीं मिलता है। तो आपने और नहीं है कर्जे अगर याद है तो उससे खुद ही समझ में आ जाएगा कि और नहीं है कर्जे में 2 इनर्ट गैस गायब है। 2 इनर्ट गैस कौन सी गायब है, रेडॉन एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये सब एटमॉस्फेयर में मिलती है, तभी तो इनका अबंडेंस का ऑर्डर बनाया। ये एटमॉस्फेयर में नहीं मिलती है, इसीलिए ये यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। ये अगर एटमॉस्फेयर में नहीं मिलता है, इसका मतलब है कि ये जो है ना, ये मैन मेड एलिमेंट्स होते हैं। कैसे एलिमेंट्स होते हैं, मैन मेड। ये तो नेचुरली मिल रहे हैं, एटमॉस्फेयर में मिल रहे हैं, और ये कैसे होंगे बेटा, मैन मेड। स्टेटमेंट बोल रहा हूं अगला, 4th पॉइंट लिखिएगा। रेडॉन एंड ऑर्गेनाइजेशन, रेडॉन एंड ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट फाउंड इन एटमॉस्फेयर। रेडॉन एंड ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट फाउंड इन एटमॉस्फेयर। एनसीईआरटी की लाइन है एज इट इज। कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई कौन सी इनर्ट गैस एटमॉस्फेयर में नहीं मिलती है, याद है तो याद है, वरना आंसर की का इंतजार करिएगा। और नहीं है कर्जे से आपको समझ में आ जाएगा कि और नहीं है कर्जे एटमॉस्फेयर में मिलता है, मतलब रेडॉन एंड ऑगी उसमें नहीं आ रहा है, मतलब ये एटमॉस्फेयर में नहीं मिलता है। अच्छा, अगर ये एटमॉस्फेयर में नहीं मिलता है, ध्यान सुनना, एटमॉस्फेयर में नहीं मिलता है, तो पहले तो अगर ये एटमॉस्फेयर में नहीं मिल रहा है तो इनको लैब में बनाया गया है। लैब में बनाया गया मतलब मैनमेड एलिमेंट बोल सकते हैं या सिंथेटिक एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मैनमेड या सिंथेटिक एलिमेंट्स या आर्टिफिशियल एलिमेंट्स भी बोलते हैं ऐसे एलिमेंट्स को। पर लैब में बनाया तो लैब में बनाने का कोई तरीका तो होगा, कोई मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो होगा। तो प्रिपरेशन की बात करें, ध्यान सुनना, इसका जो सबसे पहले रेडॉन और ऑगी दोनों की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे हम लोग बात कर रहे हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला राजा रानी है। ध्यान सुन लीजिए, क्या है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, राजा रानी है। देखो इधर ध्यान से, राजा रानी है। राजा रानी है कहने का मतलब है सबसे पहले तो आपने किसका प्रिपरेशन करना है बेटा, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 86। इसका बताइए हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2। 86 + 2 किया कितना आ जाएगा, 80 है। याद करिए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। राजी का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 88। 88 जब डीके करेगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये रेडियम। रेडियम से कौन बनेगा, रेडॉन।
रेडियम जो है वो अल्फा पार्टिकल लूज करता है। अल्फा पार्टिकल आपको पता होगा, हीलियम को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो ये अपना अल्फा पार्टिकल लूज करेगा और अल्फा पार्टिकल लूज करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? रेडॉन में। तो याद करने का तरीका क्या बोला? राजा रानी है। एग्जाम में आ जाएगा आराम से, अपने को अगर ट्रिक याद है तो अपन उससे सॉल्व कर सकते हैं। और नहीं है कर्जे में दो एलिमेंट नहीं आ रहे हैं, रेडॉन और ऑगी, और उसमें से रेडॉन को बनाने का तरीका क्या है बेटा? राजा रानी है। और ऑगी का तरीका है कैलिफोर्निया का ऑगी। ध्यान सुन लीजिए, बनाने का तरीका क्या रहेगा बेटा? कैलिफोर्निया का ऑगी। कैलिफोर्निया का ऑगी कहने का मतलब क्या है? कैलिफोर्नियम का एटॉमिक नंबर होता है 98, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, और दोनों को ऐड करा 118। कैलिफोर्नियम आप भूल भी जाओ तो कोई परेशानी नहीं है, इसका एटॉमिक नंबर आपको याद ही रहेगा। इसका एटॉमिक नंबर आपको पता ही है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना, कैलिफोर्नियम का एटॉमिक नंबर आएगा। आपको याद करके जाना नहीं, आपको तुम्हारा लिखा लिखा ऑप्शन आएगा, आपको तो सिर्फ टिक करना है LHS बराबर RHS चेक करना है। राजा रानी है कैलिफोर्निया का ऑगी। छापिए फटाफट इसको। चलिए ना, अब ये दोनों प्रिपरेशन के बाद लास्ट 2 पॉइंट्स की तरफ और आते हैं। वो लास्ट के 2 पॉइंट्स क्या है जो इनर्ट गैस के बारे में आपको पढ़ने एनसीईआरटी में गिवन पॉइंट्स जो है, ये सब फैक्ट्स है। तो ये अपन जितनी जल्दी सुन लेंगे उतनी बार अपन रिवाइज कर पाएंगे, जितनी बार रिवाइज कर पाएंगे उतना दिमाग में बैठ जाएगा। ग्रुप 18 में जब हम पी ब्लॉक पढ़ रहे होंगे तो ग्रुप 18 में आपको ज्यादा समय लगेगा नहीं, 20 मिनट के अंदर ग्रुप 18 खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारी बची हुई चीजें आप पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये बात समझ लीजिएगा। आगे हम लोग बात कर रहे हैं इसमें जो 7th वाला पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है? ध्यान सुनना। जो ये दोनों तो आर्टिफिशियल एलिमेंट है, तो इनका तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है वो हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, लेकिन ये सब नेचर में मिलते हैं। नेचर में एनसीईआरटी किसके बारे में बात करता है? हीलियम के बारे में। एनसीईआरटी ने हीलियम के नेचुरल सोर्सेस के बारे में मेंशन कर रखा है कि हीलियम नेचुरली मिलता है तो कहां से मिलता है, तो उसके बारे में बात करने वाले। स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा। हीलियम एंड समटाइम्स नियॉन, हीलियम एंड समटाइम्स नियॉन, helium and sometimes neon are found in, helium and sometimes neon are found in minerals of, helium and sometimes neon are found in minerals of radioactive origin, minerals of radioactive origin, minerals of radioactive origin। अब सुनो, वो जो मिनरल है ना, वो मिनरल कौन कौन से होते हैं उनके नाम याद रखने हैं अपने को। याद कैसे करने, वो मेरी झंझट है, वो मैं आपको बता दूंगा जैसे इनको बताया है। तो कुछ चीजें तो हमें याद करनी ही पड़ेगी, पर वो चीजें याद कैसे करना उसको हम लोग यहां पर समझ रहे हैं। देखो, तो आर फाउंड इन मिनरल्स ऑफ रेडियो एक्टिव ओरिजिन, और वो रेडियो एक्टिव ओरिजिन वाले जो मिनरल्स हैं उनके नाम आप देखें जरा, आपके सामने लिखा हुआ है। क्या नाम है उनके? पीसीएम। पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, यही होता है ना पीसीएम। तो याद रखने के लिए पहले तो दिमाग में फिट कर लो कि हीलियम और नियॉन के जो नेचुरल सोर्स हैं वो क्या है? पीसीएम। अपने को तो बस पीसीएम ध्यान रख के जाना है, क्योंकि एग्जाम में तो नाम वाम सब लिखे हुए आएंगे। लिखे हुए आएंगे तो पीसीएम देखकर अपने दिमाग में चमकना चाहिए कि भाई कौन है। अब पीसीएम का फुल फॉर्म की बात करूं तो इस ओर का जो नाम है, इस मिनरल का जो नाम है, वो नाम है पिच ब्लेंड। क्या नाम है इसका? पिच ब्लेंड। आपने जूनियर क्लासेस में जिंक ब्लेंड ऐसा नाम सुना होगा। इसी तरह से इसको क्या बोलते हैं बेटा? पिच ब्लेंड। इसको बोलते हैं क्लेवाइट, और इसका नाम है मोनाजाइट। ये सब एनसीईआरटी के पैराग्राफ में लिखी हुई बातें हैं। तो कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो अगर आपको पता है तो पता है, वरना आंसर की का इंतजार करिएगा, उसके बाद में समझ में आएगा। ध्यान सुन लो, ये किसके सोर्सेस हैं? हीलियम और समटाइम्स नियॉन। कहां से मिलते हैं? ऐसे मिनरल। मिनरल्स का मतलब जानते हो? अरे मिनरल्स का मतलब जानते हो? और मिनरल्स है ना, आपने ऐसा सुना होगा 10th में, ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स बट ऑल ओर्स आर मिनरल। बस अभी इतना ही समझ के चले, इसके आगे के जो बात है वो जब मैं मेटलर्जी पढ़ाऊंगा तब डिटेल में बात करेंगे। बट कुछ नहीं, अर्थ में से जो चट्टाने निकालते हैं मेटल्स के लिए, उनमें कहीं पर ये मिलता है, उन्हीं को मिनरल्स बोलते हैं। और वो मिनरल्स के नाम क्या क्या है बेटा? पीसीएम। पीसीएम का फुल फॉर्म बताइए क्या क्या आ जाएगा? पिच ब्लेंड, क्लेवाइट, मोनाजाइट। बोलिए क्या क्या नाम है?
पिचब्लेंड क्लेवाइट मोनाजाइट। बोलो फिर से क्या नाम है? पिचब्लेंड क्लेवाइट। अब ये नाम लिखा हुआ आएगा एग्जाम में, आपको तो बस पीसीएम ध्यान रखना है। ऑप्शन में हो सकता है सीएम दे दे, हो सकता है पीएम दे दे, हो सकता है पीसीएम दे दे, जो भी दे दे, पीएम सीएम पीसीएम देख लेना। पिचब्लेंड क्लेवाइट मोनाजाइट नाम आ जाएगा वहां पर। फटाफट नोट कर लें इसके नाम को। आगे बढ़ते हैं एक लास्ट पॉइंट पे, फिर डी ब्लॉक पे चलते हैं। तो ये आपके पी ब्लॉक का ग्रुप 18 लगभग यहां समाप्ति पे है। पिचब्लेंड क्लेवाइट मोनाजाइट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं एक लास्ट पॉइंट पे, ध्यान सुनना। मैंने अभी क्या बोला? हीलियम एंड समटाइम्स नियॉन आर फाउंड इन मिनरल्स ऑफ रेडियो एक्टिव ओरिजिन पीसीएम। लेकिन एक बात ध्यान सुनना, किसी भी चीज का जब प्रिपरेशन होता है तो उसके प्रिपरेशन के लिए दो तरह की प्रोसेस आप पढ़ते हो मेनली। एक होती है लैब मेथड और एक होती है इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल बोले या कमर्शियल मेथड बोले, कमर्शियल मेथड का मतलब है कम अमाउंट में चाहिए या ज्यादा अमाउंट में चाहिए? ज्यादा अमाउंट। कमर्शियल मतलब खरीदने बेचने के हिसाब से, है ना। तो कॉमर्स के हिसाब से, खरीदने बेचने के हिसाब से आपको बल्क में चाहिए होता है। तो हीलियम का ये तो सोर्स है ही है, पर हीलियम का जो कमर्शियल सोर्स है ना, वो कमर्शियल सोर्स क्या है बेटा? नेचुरल गैस। ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ, डायरेक्ट कभी क्वेश्चन आ गया तो जिसने सुन रखा है, जिसने पढ़ रखा वही कर पाएगा, वरना होना नहीं है। लास्ट स्टेटमेंट लिखिएगा, द कमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इज नेचुरल गैस। द कमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इज नेचुरल गैस। तो ये यहां पर 8 जबरदस्त पॉइंट जो एनसीईआरटी ने दे रखे हैं ग्रुप 18 के बारे में, क्योंकि ग्रुप 18 में रिएक्शंस कम है, फैक्ट्स ज्यादा हैं। तो वो फैक्ट्स हम लोग शुरू में ही सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, याद करने के तरीके समझ लेते हैं, ताकि बार बार सिलेबस में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे होंगे आपका एक तरह से रिवीजन हो रहा होगा। अब एक बात सुने, यहाँ पर इसको लिखना विखना, देखना वेखना बोर्ड पे बंद, इधर है ना, कॉपी में ना देखें, बोर्ड की तरफ देखें, सुनते जाएं, समझते जाएं। एक बार रिकॉल करिए क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले अबंडेंस का ऑर्डर बताया है, और नहीं है कर्ज है। इसमें ज्यादा आर्गन है या जेनॉन है? आर्गन। सबसे ज्यादा कौन है? आर्गन। अच्छा मुझे बताओ, आर्गन इज द मोस्ट अबंडेंट इनर्ट गैस, यस और नो? यस। तीसरा, क्या मेटलर्जी की प्रोसेस में इनर्ट एटमॉस्फेयर देने के लिए आर्गन का यूज करूंगा या जेनॉन का यूज करूंगा? आर्गन। क्यों करूंगा? मोस्ट अबंडेंट है, खर्चा कम लगेगा, आसानी से। इंडस्ट्री में सारा काम प्रॉफिट का चलता है ना, खर्चे में। सस्ता सुंदर टिकाऊ जो आइटम होता है ना, उसी को इस्तेमाल करते हैं ताकि कम खर्चे में ज्यादा आइटम बनाया जा सके, ठीक है। उसके बाद आते हैं इस और नहीं है कर्जे। इनर्ट गैस टोटल है 7, और नहीं है कर्जे में है 5। कौन सी दो नहीं है? रेडॉन और ऑर्गानेसन। रेडॉन और ऑर्गानेसन अगर इसमें नहीं है मतलब वो नेचुरली अकरिंग है या नहीं है? नहीं है, है ना। रेडॉन एंड ऑर्गानेसन आर नॉट फाउंड इन एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर में नहीं मिलता है तो उसको बनाया गया होगा। किसने बनाया होगा? हमारे जैसों नहीं बनाया होगा, है ना। तो बनाया है तो उसको बनाने का तरीका, लैब मेथड जो है उसका याद करिए, राजा रानी है। क्या बात समझ में आ गई है? कैलिफोर्निया का ऑगी, ये हो गया। अब हीलियम जो है ना, हीलियम के बारे में बात करता है एनसीईआरटी कि हीलियम नेचुरली अकरिंग है, तो वो मिनरल्स में से मिलता है। उन मिनरल्स का नाम बताइए क्या क्या है? पीसीएम। पीसीएम का मतलब पिचब्लेंड क्लेवाइट मोनाजाइट, और उसका कमर्शियल सोर्स नेचुरल गैस। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां पर हो गया एस और पी ब्लॉक के बारे में बातें। कुछ क्वेश्चन मैं आपको लिखा दे रहा हूं, पहले उन क्वेश्चंस को लिख लीजिए, फिर डी ब्लॉक पे चलते हैं, ताकि एस और पी में जो भी अभी हमने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर सके हम क्वेश्चंस के थ्रू। क्वेश्चन लिखिएगा, डिटरमाइन ट्रू और फॉल्स। डिटरमाइन ट्रू और फॉल्स। डिटरमाइन ट्रू और फॉल्स। पहला स्टेटमेंट लिखे, पहला स्टेटमेंट लिखे, हाइड्रोजन resembles in some properties, hydrogen resembles in some properties with alkali metals. Hydrogen resembles in some properties with alkali metals and in some properties with halogens. Hydrogen resembles in some properties with alkali metals and in some properties with halogens. बताइए ट्रू या फॉल्स? ट्रू है ये। हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स जैसी होती है, और हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी हेलोजन ग्रुप 17 जैसी भी होती है। ये बात मैंने आपको बोला था कि आपने क्लास 10th में ये बात सुनी हुई होती है कि हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी ग्रुप 1 से, कुछ प्रॉपर्टी ग्रुप 17 से मैच होती है। वही बात बोला गया, ट्रू है। इसी कारण से हाइड्रोजन के बारे में एनसीईआरटी लिखता है कि हाइड्रोजन को सेपरेटली पोजीशन करना चाहिए। मैंने आपको बोला था पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन यहां कहीं रखा गया है। हम पढ़ते तो ग्रुप 1 के साथ है, लेकिन कायदे से
हाइड्रोजन मस्ट बी पोजिशन्ड सेपरेटली, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी 1 से भी मैच होती है और 17 से भी मैच होती है। पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा, हाइड्रोजन मस्ट बी प्लेस्ड सेपरेटली इन द पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन मस्ट बी प्लेस्ड सेपरेटली इन द पीरियोडिक टेबल। आंसर इज ट्रू। हाइड्रोजन मस्ट बी प्लेस्ड सेपरेटली इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है बेटा? ट्रू है। अगला स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा। अच्छा मुझे बताइए एक बार कि ग्रुप 1 जो था ना, ग्रुप 1 का नाम क्या अल्कली मेटल्स भी होता है? हाँ। अच्छा, ग्रुप 1 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए क्या था? NS1। इसमें N क्या बताता है? पीरियड नंबर। अच्छा मुझे बताओ, क्या ग्रुप 1 में है, ली, ना, की, रब से फरियाद आ जाते कि नहीं आ जाते? आ जाते। पर अल्कली मेटल में क्या अपन हाइड्रोजन को काउंट करते कि नहीं करते? नहीं करते। हाइड्रोजन को अल्कली मेटल में काउंट नहीं किया जाता है। अरे अल्कली मेटल तो मेटल है और हाइड्रोजन तो नॉन, तो इसको मेटल में तो काउंट नहीं कर सकते। तो अगर मैं बोलूं कि अल्कली मेटल की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन तो वही NS1, पर इसमें N का वैल्यू 1 से लेकर 7 होगा या 2 से लेकर 7 होगा? 2 से लेकर 7, क्योंकि 1 से 7 बोल दिया तो 1 भी आ जाएगा, 1 आ जाएगा मतलब हाइड्रोजन आ जाएगा। हाइड्रोजन इज नॉट अ पार्ट ऑफ अल्कली मेटल। अगला स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कली मेटल्स, the general electronic configuration of alkali metals is NS1, where value of n equal to 1 to 7, n का वैल्यू 1 से 7। ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था? 2 से लेकर 7। बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन, अगला स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा, फोर्थ स्टेटमेंट लिखिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, on the basis of electronic configuration, helium must be placed in S block। क्या बात सही है? ये बिल्कुल सही है, जबरदस्त तरीके सही है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर हो रहा है? S में। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर S में एंटर हो रहा है तो S ब्लॉक का मेंबर होना चाहिए था। चले अब आगे बढ़ते हैं। ये सब अभी हमने जो स्टेटमेंट देखने थे वो देख लिया हम लोगों ने। आगे बढ़ते हैं डी ब्लॉक की तरफ। ध्यान से देखिएगा, डी ब्लॉक की यदि बात की जाए तो आइए उस पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बेटा एक बात समझना, डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन हमें समझना है, और डी ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS0 to 2 N-1 D 1 to 10। याद करिएगा, वैसे तो डी में पीरियोडिक टेबल का डिजाइन जरा याद करिएगा, पीरियोडिक टेबल का डिजाइन क्या बोलता है उसको समझिएगा जरा ध्यान से, और जो पॉइंट बता रहा हूं इसको भी समझिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं और आपसे पूछता है कि जैसे रैंडमली कुछ एटॉमिक नंबर दे देता है आपको। जैसे एटॉमिक नंबर क्या दे दिया? 2, 10, 33, 57 बोल दिया। पहचानो इनमें से कौन से सेट, ऐसे 4 सेट दिए होंगे ऑप्शंस में, किस सेट के सारे एटॉमिक नंबर डी ब्लॉक के हैं, किस सेट के सारे एटॉमिक नंबर एस ब्लॉक के हैं, किस सेट के सारे एटॉमिक नंबर एफ ब्लॉक के। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कई बार। ठीक है, अभी देखो एक बात समझो, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो एटॉमिक नंबर है ना वो तो बिखरे हुए हैं। कैसे हैं बेटा? बिखरे हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एटॉमिक नंबर एक सीरीज को फॉलो करते हैं जनरली। जैसे एफ ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो बेटा 58 से 71 लगातार ही आ रहे हैं बिल्कुल। तो आपको अगर 58 से 71 दे दे, मान लो एक 58 दे दिया, एक 62 दे दिया, एक 65 दे दिया, एक 68 दे दिया, ऐसा दे दिया, तो हमें समझ में आना चाहिए वो सारे के सारे एफ ब्लॉक में 4F के मेंबर है। ऐसे ही 90 से 103 आ गया तो ये किसके हैं बेटा? एफ ब्लॉक के मेंबर है, 5F के मेंबर है। ऐसे ही अब डी ब्लॉक की बात करते हैं। एक बात याद करिएगा, डी ब्लॉक की जो पहली सीरीज होती है वो कौन होती है? 3D, अगली होती है 4D, अगली होती है 5D और अगली होती है 6D। 3D सीरीज बिलोंग्स टू 4th पीरियड, 4D series belongs to 5th period, 5D series belongs to 6th period and 6D series belongs to 7th period। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि 3D सीरीज में कौन कौन से एटॉमिक नंबर आते हैं और कौन कौन से एटॉमिक नंबर नहीं आते। मुझे एक बात बताइए, यहां पर अगर मैं बात करूं तो 3rd ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप तक चलता है डी ब्लॉक,
इसको याद करने का तरीका क्या है? सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, क्या एटॉमिक नंबर है बेटा? इसके एटॉमिक नंबर बताओ। 21, 18, 18, 32 इसका मैजिक नंबर है। 21, 39, 57 और 89। कभी भूल भी जाओ तो ध्यान सुनना, ये लेंथेनम के बाद के ही तो 14 एलिमेंट्स को लेंथेनाइट्स कहा गया है, और एक्टिनियम के बाद के 14 एटॉमिक नंबर्स को ही तो एक्टिनाइट्स कहा गया। तो 58 से जस्ट पहले कौन आएगा? 57, और 90 से जस्ट पहले कौन आएगा? 89। अब सुनना, आप जब इस सीरीज में जाओगे तो इसका लास्ट एलिमेंट कौन होगा? जिंदगी, कबाड़ा, हो गई, यूयूबी। याद करने का तरीका बोलिए क्या है? जिंदगी, कबाड़ा, हो गई, यूयूबी। जिंदगी का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 30, इसका है 48, इसका है 80 और इसका है 112। ध्यान सुनना, इसका मैजिक नंबर इधर से आता था 18, 32, 32। अब एक बात देखें, अगर मैं आपको बोलूं कि द फर्स्ट सीरीज ऑफ डी ब्लॉक, या फिर मैं बोलूं द 3D सीरीज स्टार्ट्स विथ स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 एंड एंड्स विथ एटॉमिक नंबर 30 जिंक, क्या ये बात सही है या गलत है बेटा? सही है। तो हमें याद होना चाहिए कि अगर एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 आया तो वो कौन से ब्लॉक का होगा? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक की कौन सी सीरीज होगी? 3D सीरीज, 21 से 30। आगे सुनिए, एटॉमिक नंबर 39 से 4D शुरू होगा यूट्रियम पे और एंड होगा कैडमियम 48 पर। तो एटॉमिक नंबर 21 से 30, एटॉमिक नंबर 39 से लेकर 48, ये एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 4D सीरीज को। आते हैं 5D में, ध्यान सुनना। 5D की शुरुआत किससे हो रही है? लैंथेनम से। सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, यहां से अपने को स्टार्टिंग और एंड पता चल जाएगा। सेकेंड ईयर लाएंगे एसी स्टार्टिंग होगा, जिंदगी कबाड़ा होगा, यूयूबी एंड पॉइंट होगा, ठीक है। पर एक बात सुनो, इसमें सारे एटॉमिक नंबर लगातार आते हैं 21 से 30, इसमें सारे एटॉमिक नंबर लगातार आ रहे हैं 39 से 48। इसमें होता है चमत्कार। क्या चमत्कार होता है भैया? लैंथेनम का एटॉमिक नंबर है 57, 57 के बाद अगला एटॉमिक नंबर कायदे से 58, 59, 60 ऐसा आना चाहिए था, लेकिन क्या 57 के बाद वाले एटॉमिक नंबर डी ब्लॉक में भरने के बजाय एफ ब्लॉक में भर जाते हैं? हाँ। और इसका मतलब है 50, ये सीरीज 5D सीरीज पहले स्टार्ट तो 57 से होगी, पर उसके बाद लगातार नहीं चलेगी, ब्रेक आ जाएगा। शुरू होते ही ब्रेक आ गया, और ब्रेक खत्म कब होगा? 71 पे खत्म होगा। फिर अगला एटॉमिक नंबर कौन आएगा? 72, और फिर 72 से 80 ये लगातार चलेगा। तो हम क्या बोलेंगे? 5D सीरीज स्टार्ट्स विथ लैंथेनम एटॉमिक नंबर 57, देन डिसकंटिन्यूज एंड देन अगेन रीस्टार्ट्स विथ एटॉमिक नंबर 72, टी जरा हाफ, है ना, और गोज अप टू एटॉमिक नंबर 80 मर्क्यूरी। इसी तरह से एक्टिनियम स्टार्ट्स विथ 89, फिर ब्रेक आ जाएगा क्योंकि अगले 14 एलिमेंट किसमें चले जाएंगे बेटा? एफ में। खत्म हुआ 103 पे, स्टार्ट होगा अगेन 104 पे अनिल क्वाडियम पे, और गोज अप टू 112। ये पूरी कहानी है। अच्छा, क्या डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल्स भी बोला जाता है? हाँ, डी ब्लॉक के मेटल्स को एक नाम दिया जाता है। वो नाम क्या दिया जाता है? हाँ, क्यों दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, वो सब हम आगे डी ब्लॉक पढ़ना है हमें डिटेल में, तब हम उसको देखेंगे। लेकिन अभी बस इतना नाम सुन लें कि इनको क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन मेटल्स बोल दूं या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल दूं, बात एक ही है। ध्यान सुनना मेरी बात। ट्रांजिशन मेटल में पूरा डी ब्लॉक आता है, सिवाय जिंदगी, कबाड़ा, हो गई, यूयूबी। मतलब जब मैं बोलूं कि ट्रांजिशन मेटल, डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं जनरली? ट्रांजिशन मेटल। सुन भी लो, समझ भी लो, ट्रांजिशन मेटल क्यों बोलते हैं? इधर है एस ब्लॉक, इधर है पी ब्लॉक। क्या ये एस से पी तक ट्रांजिशन में मदद कर रहे हैं, मूवमेंट में मदद कर रहे हैं? हाँ, ये बीच में है, ये एस से पी तक जाने में मदद करते हैं, इसीलिए इनके थ्रू ट्रांजिशन हो रहा है, इनके थ्रू एस से पी तक जाया जा रहा है, इसलिए इन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल में सब आते हैं डी ब्लॉक के, एक्सेप्ट फॉर जिंदगी, कबाड़ा, हो गई, यूयूबी। उसके पीछे एक और रीजन है, वो मैं डी ब्लॉक में डिस्कशन करूंगा, कॉन्फ़िगरेशन का रोल होता है। खैर अभी उसको हम डिस्कशन नहीं कर रहे। अच्छा, एक और बात सुनना, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जिंक इज अ ट्रांजिशन मेटल, ट्रू और फॉल्स बताइए। कैडमियम इज अ ट्रांजिशन मेटल, फॉल्स। तो अभी हमने ट्रू एंड फॉल्स के कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, वहां पर एक और क्वेश्चन ऐड कर लीजिए। ZnCdHg are considered as transition metals. ZnCdHg are considered as transition metals. बताइए आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा? फॉल्स होगा। ZnCdHg को ट्रांजिशन मेटल नहीं मानते हैं। ZnCdHg are considered as transition metals. आंसर इज फॉल्स। चलिए अब आते हैं सीरीज के ऊपर, ध्यान सुनना।
अच्छा एक बात और बताओ, क्या हमने एस ब्लॉक को डाउन द ग्रुप याद करा? अभी जब हमने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था पिछली क्लास में, तो है लीना की रफ से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, ऐसे पढ़ा। क्या पी ब्लॉक को हमने ग्रुप वाइज पढ़ा? 13, 14, 15, 16, 17, 18? यस। इसको हम लोग ग्रुप वाइज नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग सीरीज वाइज पढ़ेंगे। अब सवाल पहला तो ये उठना चाहिए कि सर आपने बाकी एस और पी ब्लॉक तो ग्रुप के हिसाब से पढ़ा, इसको सीरीज क्यों पढ़ा रहे? इसको भी ग्रुप में पढ़ाओ, ऐसा क्यों कर दिया आपने, सीरीज पढ़ा दी? ध्यान सुनना, कहानी है किसमें कम क्वांटिटी यूज हो रही है। क्या यूज हो रही है? कम क्वांटिटी। एक बात बताओ, अगर मैं एस ब्लॉक को ग्रुप वाइज पढ़ा रहा हूं तो कितने ग्रुप पढ़ाने पड़ रहे हैं? 2। अगर मैं इसको पीरियड वाइज पढ़ाता तो मुझे 7 पीरियड पढ़ाने पड़ते। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? तो 2 को पढ़ाना आसान है बजाय 7 के, और इसीलिए हमने एस ब्लॉक को कैसे पढ़ा? ग्रुप वाइज, पीरियड वाइज नहीं पढ़ा। पी ब्लॉक में बताइए कितने ग्रुप आते हैं? 6। अगर मैं पीरियड वाइज पढ़ता तो कितने पढ़ते हैं? 7। तो 2 मतलब एक जगह 6 है, एक जगह 7 है, कम वाला काम कर रहे हैं अपन। कम वाला काम मतलब 6 वाला, इसलिए हमने उसको कैसे पढ़ा? ग्रुप में। डी ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं? 10। अगर मैं इसको डाउन द ग्रुप पढ़ूंगा ना, एक एक ग्रुप को पढ़ूंगा, तो मुझे 10 ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन याद करनी पड़ेगी, और 10 को याद करना और 4 को याद करने में से 4 को याद करना कंपैरेटिवली मेरे लिए आसान होगा। इसलिए हम डी ब्लॉक को ग्रुप वाइज नहीं पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? सीरीज वाइज। जितने लोग नोट्स पढ़ पढ़ के पढ़ाते हैं जीवन में, उनको ये समझ नहीं आता कि ऐसा होता क्यों, बस बता के चले जाते। कारण ये होते हैं बेटा कि क्यों हमने इसको सीरीज वाइज पढ़ा। एफ ब्लॉक को भी हम सीरीज वाइज पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे सीरीज वाइज? ऐसे पढ़ूंगा तो 14 ग्रुप याद करने पड़ेंगे, और ऐसे याद करने पड़ेंगे तो 2 सीरीज में खेल हो जाएगा। इसीलिए जहां पर कम क्वांटिटी की जरूरत है ना, वही काम करेंगे, क्योंकि कम चीजों को समझना या समझाना आसान होता है ज्यादा के कंपैरिजन में। आइए बढ़ते हैं डी ब्लॉक की तरफ। ध्यान सुनेगा, डी ब्लॉक में सबसे पहले जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं। जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? NS0 to 2, N-1 D, 1 to 10। याद करिए, NS0 सिर्फ और सिर्फ पैलेडियम में होता था। अभी देखो एक बात समझो, क्या आपको अगर डी ब्लॉक तक जाना है, ध्यान सुनना, अगर आपको डी ब्लॉक तक जाना है, इधर देखिए, क्या अगर मुझे डी ब्लॉक तक पहुंचना है 3D 4D 5D 6D, उससे पहले एस का भरा होना जरूरी है या नहीं है बेटा? है ना? वो जो NS0 to 2 लिखा है ना, जिसमें एक्सेप्शनली इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, वो तो बात की बात है। कायदा तो यह बोलता है कि डी में इलेक्ट्रॉन जाने के पहले एस के दोनों इलेक्ट्रॉन भरे होने चाहिए। तो हम तो पूरा भरेंगे, एक्सेप्शन जो आना होगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उसके लिए अपन मंत्र याद करेंगे यहां पर। ठीक है, आइए इधर। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सी सीरीज के साथ? 3D सीरीज के साथ। क्या 3D सीरीज डी ब्लॉक की पहली सीरीज है बेटा? हाँ। तो इसे कई बार फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी बोल दिया जाता है। अच्छा एक बात बताओ, डी जो है, डी के साथ ये जो नंबर 3 दिख रहा है, ये n है, n-1 है या n-2 है बेटा? n-1। बताइए, अगर n-1 की वैल्यू 3 है तो n का वैल्यू कितना होगा? 4 होगा। वेरी गुड। 4 क्या n का वैल्यू पीरियड नंबर भी तो बताता है बेटा। इसका मतलब है अभी हम जिस सीरीज की बात कर रहे हैं वो कौन सी पीरियड को बिलोंग करेगा? 4 पीरियड। ये हम लोग कई बार डिस्कशन कर चुके हैं, बट लॉजिकली ऐसे बात आ रही है। अच्छा, इसके एलिमेंट्स याद करने, अब आपको एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो, है ना, साइंस टीचर, ऐसे नहीं चल रही, अपन ऐसे याद कर रहे हैं ना, सीरीज वाइज कर रहे हैं। ध्यान रखना, ये लिख ऐसे रहा हूं, लेकिन पीरियोडिक टेबल में इनका अरेंजमेंट कैसा है? ऐसा। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी, क्यों जान जलाती हो? याद करने का तरीका फिर से बोलिए, क्या है? साइंस टीचर विनीता कृपलानी, है ना, मन। साइंस टीचर, एक साइंस टीचर है जिसका नाम क्या है? विनीता कृपलानी, उसको अपन क्या कह रहे हैं? मन फेकोनी। अरे ऐसे सिंधी भाषा में बोलते ना, वड़ी साई, इधर नहीं उधर नहीं उधर नहीं, ये नहीं वो नहीं, फेकोनी, है ना। तो साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी, क्यों जान जलाती हो? जलाती हो को साइड भी कर दे तो क्यों जान तक भी काम चल जाएगा, अपने अपने क्या करना जला के। ठीक है, आ इधर। एटॉमिक नंबर इसका 21 है, इसका 30 है। लगातार एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। आगे सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि ये 4th पीरियड के एलिमेंट है। ध्यान सुनना, 3D सीरीज बिलोंग्स टू 4th पीरियड, है ना। तो 4th पीरियड के एलिमेंट्स हैं, तो इनर्ट गैस कौन से पीरियड की यूज होगी? 3rd पीरियड की इनर्ट गैस कौन होती है? आर्गन। तो पहले तो इन सबके साथ चिपका देना है अपने को आर्गन। अच्छा मुझे बताओ, इनर्ट गैस के आगे जो बची हुई कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, क्या उसके लिए हमें बार बार जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ता है? हाँ। अच्छा मुझे बताओ, जनरल कॉन्फ़िगरेशन में इस पीरियड का n का वैल्यू क्या है? 4। यहां n का वैल्यू रखो 4। बताओ क्या क्या, कौन सा s आएगा और कौन सा d आएगा? 4s और 3d। तो आपको आर्गन के अलावा इस कॉन्फ़िगरेशन में एक तो 4s सबशेल मिलेगा, एक 3d मिलेगा, एक 4s मिलेगा, एक 3d मिलेगा, एक 4s मिलेगा,
एक 3D मिलेगा। तो पहले मैं इन सब के साथ 4s और 3D लिख दे रहा हूं, फिर आते हैं कॉन्फ़िगरेशन में फिलिंग के ऑर्डर पे। चलो इधर ध्यान दो। हमने यहां पर लिख दिया बेटा 4s 3D। ध्यान सुनते जाना, समझते जाना। ये पहली सीरीज है, इसको जरा ध्यान समझिए। 3D और 4D थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, समझना पड़ेगा चीजों को, ताकि 5D 6D आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है ना? तो इसको प्रैक्टिस करनी है अपने को। प्रैक्टिस कैसे करनी है उस पर बात करते हैं। बेटा एक बात बताओ, कायदे से क्या डी में इलेक्ट्रॉन जाने के पहले एस में दोनों इलेक्ट्रॉन भरे होने चाहिए कि नहीं भरे होने चाहिए? भरे होने चाहिए। चलिए आइए इधर। अभी कुछ लिखना नहीं आपको, है ना? ये सब तो लिखना है एज इट इज, पर अब मैं जो इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं वो नहीं लिखना है, क्योंकि इनमें आएंगे एक्सेप्शंस। तो वो एक्सेप्शंस मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये बात करते हैं कि कायदे से होना क्या चाहिए था। कायदा ये बोलता है कि स्कैंडियम में 3D में इलेक्ट्रॉन जाने के पहले एस भरा होना चाहिए। बेटा कभी भी अगर 3D में इलेक्ट्रॉन जाना है, डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन जाना है, तो उससे पहले एस भरा हुआ होना चाहिए। अच्छा, एस भरा होना चाहिए मतलब एस के साथ हर जगह क्या होना चाहिए? 2। एस भरे होने का मतलब क्या होता है? H2 को ही तो बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद बताओ मुझे, क्या ये जो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज वैंगनीज है, क्या ये 3D सीरीज का पहला मेंबर है या नहीं है? बेटा है। ये दूसरा मेंबर है, ये तीसरा मेंबर है, ये चौथा मेंबर है, ये पांचवा मेंबर है, ये 10वां मेंबर है। क्या अगर ये डी ब्लॉक का पहला मेंबर है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन, क्या अगर ये डी ब्लॉक का दूसरा मेंबर है तो D2, क्या अगर ये डी ब्लॉक का तीसरा मेंबर है तो D3, और क्या अगर ये डी ब्लॉक का 10वां मेंबर है तो D10? जैसे कोई एस ब्लॉक का पहला मेंबर होता तो S1, पी ब्लॉक का पहला मेंबर होता तो P1, P2, P3, वैसे ये D1 से लेकर D10 जाएगा। मुझे बताओ, क्या ये स्कैंडियम 3D सीरीज का पहला मेंबर है या नहीं है? ये दूसरा मेंबर है, ये तीसरा मेंबर है, ये चौथा है और ये 10वां मेंबर है। तो ये 3D का पहला मेंबर है, इसलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3D1 होनी चाहिए थी। इसका कॉन्फ़िगरेशन 3D2, 3D3, 3D4, 3D5, 6, 7, 8, 9 और 10 कायदे से ये कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। अगर इनकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी दिखती तो कोई एक्सेप्शन नहीं होता, सब कुछ बढ़िया होता। लेकिन डी ब्लॉक में NS और N-1D की एनर्जी लगभग बराबर होती है। उस वजह से कई बार हमने बात करा था कि S का इलेक्ट्रॉन उछल के किसमें चला जाएगा? D में, है ना? वो वाली बात समझा। वो हमको कैसे समझना, इधर ध्यान सुनेगा। एक मंत्र आपको बताया जा रहा है, वो मंत्र क्या है? D4 D9 नहीं आएगा। ध्यान सुनेगा, क्या बोला जा रहा है? D4 D9 नहीं आएगा और D5 D10 रिपीट होगा। ध्यान सुन लीजिए। याद करने का तरीका क्या बोला मैंने? D4 D9 नहीं आएगा, D5 D10 रिपीट होगा। पहले दिमाग में फिट करो उसको। 3D सीरीज में क्या क्या नहीं आएगा? D4 D9 नहीं आएगा और क्या क्या रिपीट होगा? D5 D10 रिपीट होगा। फिर से बोलिए, क्या क्या नहीं आएगा? D4 D9 नहीं आएगा और क्या क्या रिपीट होगा? D5 D10 रिपीट होगा। क्या नहीं आएगा भाई? अरे तुम रुको, हाँ बोल। बोल काहे नहीं रहा है? अगले साल की तैयारी करना है? कहाँ बोल रहा है? मन में नहीं बोलना, जोर से बोलना है। मन का कौन सुनेगा तुम्हारा? मन में कुछ भी सोच लो, पिताजी को बोल दो मन में सोच के। पिताजी कहाँ सुनने वाले हैं? सुनने वाले हैं? नहीं सुनने वाले ना। बोलना पड़ेगा बेटे जाके, ऐसे नहीं होता काम। ठीक है? जीवन में मन में तो बहुत कुछ सोच लेते हो, किसको पता चलता है ना? बिना बोले काम नहीं चलता बेटे जीवन। बैठ जाओ, ठीक है? D4 D9 नहीं आएगा, D5 D10 क्या होगा? रिपीट होगा। ठीक है ना? क्योंकि क्या होता है, अपन जितनी बार बोलेंगे उतना याद होता चीज, है ना? ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा, साइकोलॉजी ऐसी काम करती है। अच्छा, अब इसमें एक बात समझे, D4 D9 नहीं आएगा का मतलब क्या है? D1 आ सकता है, D2 आ सकता है, D3 आ सकता है, पर जैसे D4 दिखेगा ना वो नहीं आएगा, तो उसको अपने को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है? ध्यान सुनना। अभी देखो, आइए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते जाइए इत्मीनान से, है ना? इत्मीनान से समझिए कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि यही बात आपको ऐसे ही मंत्र 3D 4D 5D 6D में देखने को मिल रहे होंगे ना। मंत्र थोड़े बहुत चेंज होंगे लेकिन पैटर्न यही रहेगा। D1 आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है। बताइए, D2 आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है। D3 आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता। मतलब यहां तक की तो जो कॉन्फ़िगरेशन है जो होनी चाहिए थी वही है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, D4 आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। अब अगर D4 नहीं आएगा ना, तो D4 के जस्ट बाद कौन आता है? D5। ये मत सोचना कि यहाँ 5 लिखा इसलिए मैं D5 बोल रहा हूं, नहीं। अगर मैं यहाँ बोलता D2 नहीं आएगा तो 2 के बाद कौन आता है? 3, तो उसको 3 बना देते। अब D4 के बाद तो आता ही D5 है बाई चांस, तो अपन ने D5 बोल दिया है। ध्यान सुनो, D4 नहीं आएगा तो 4 के बाद कौन आएगा? 5। तो पहले इस 4 को क्या बनाना है? 5 बनाना है। मुझे एक बात बताओ, इसको 5 बनाना है तो इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा? S। तो ये और ये गायब कर दे रहा हूं, कलर चेंज कर देता हूं ताकि पहचानने में आसानी रहे। यहां पर D4 नहीं आएगा, उसको क्या बना दिया? D5, और एक इलेक्ट्रॉन यहां से जम कराया तो ये क्या हो गया? S1। क्या
D5 आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है। अगला बात सुने, अगला वाला पहले से ही कौन है? D5। क्या D5 आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है। और क्या D5 रिपीट भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है। आना अलग बात है, रिपीट होना अलग बात है। जैसे अगर मैंने बोला D5 आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है। पर यहां अगर D5 रिपीट नहीं हो रहा होता तो आ तो सकता था, पर रिपीट नहीं हो सकता, तो इसको फिर बदलते हम लोग। आगे ऐसे ही होगा कुछ ना कुछ। चलते आगे बढ़िए। यहां तक बात हो गई, यहां तक सब कुछ सही है, कॉन्फ़िगरेशन सही पहुंच गई। आगे बढ़ता हूं। क्या D6 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। D7 आएगा, D8 आएगा, D9 नहीं आएगा। अच्छा, अगर 9 नहीं आएगा तो 9 के जज्बात कौन आता है? 10। तो मुझे 9 को 10 बनाना है। मान लो मैं बोलता 8 नहीं आएगा, तो 8 के बाद कौन आता? 9। उसको 9 में चेंज करता। अच्छा, D8 D9 नहीं आएगा तो 9 को क्या बनाना पड़ेगा? 10। 10 बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहां से दिया तो ये हो जाएगा S1 D10। क्या D10 आ सकता कि नहीं आ सकता? आ सकता। अगला वाला देखो कौन है? D10। क्या D10 आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है। और क्या D10 रिपीट भी हो सकता है? हाँ। मतलब यहां पर आपने जो कॉन्फ़िगरेशन है वो समझ ली कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान सुन लीजिए, कौन कौन 3D सीरीज में कौन कौन नहीं आएगा? D4 D9 नहीं आएगा और D5 D10 रिपीट होगा। छापिए इसे, आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट का समय, तूफानी रफ्तार से लिखेंगे। आर्गन वार्गन मेरे हिसाब से लिखने की जरूरत है नहीं, आर्गन बाद में भी लिख सकते हो, एक जगह लिख लेना। 4s 3D सब में कॉमन है। 21 22 23, फिर उसके बाद 24 के बदले 15 आ जाएगा। फिर उसके बाद 25 26 27 28 लगातार चलेगा। फिर 29 के बदले 110 आ जाएगा और फिर 210 आ जाएगा। जिसको समझ में आता है समझे, नहीं आता है वो देखें। बहुत बढ़िया। प्रेम जी यहां पर लिख रहे हैं हाय हाय। बहुत बढ़िया, 2 बार हाय लिख दिया इन्होंने। चलो बेटा ना, अब ये 3D सीरीज को डिस्कस करने के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग अगली सीरीज पे। और अगली सीरीज जो हमें समझनी है वो कौन सी सीरीज आती है बेटा? 4D सीरीज। ठीक है, 4D सीरीज की अगर बात की जाए तो ये डी ब्लॉक की दूसरी सीरीज है, इसीलिए इसे कई बार सेकेंड सीरीज या सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज भी कह दिया जाएगा। और बेटा अगर इसके बारे में बात की जाए तो देखो ध्यान सुनना, 4D सीरीज कौन से पीरियड को बिलोंग करती है बेटा? 5th पीरियड को।
तो इसीलिए यहां पर हम n का वैल्यू क्या लिख दे रहे हैं 5। इसका मतलब ये कौन से पीरियड को बिलोंग कर रहा है बेटा, 5th पीरियड को बिलोंग कर रहा है। अगर कोई एलिमेंट 5th पीरियड को बिलोंग कर रहा है तो उसके लिए इनर्ट गैस कौन से पीरियड की ली जाएगी, 4th। और 4th पीरियड की इनर्ट गैस कौन होती है बेटा, क्रिप्टॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्रिप्टॉन देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात इधर ध्यान दीजिएगा, ये जो सीरीज है ना, 5th पीरियड में आने वाली जो 4D सीरीज स्टार्ट होगी 39 से यूट्रियम से और एंड होगी 48 कैडमियम पे। आइए इस पे बात करते हैं। यारी जरा निभाना, मौत तक रुके रहना, मौत तक रुके रहना, पड़ी है आगे सीढ़ी, है ना। कुछ लोग इसे आग में कूद जाना बुझ जाना से भी याद करते हैं, तो काय को आग में कूदना जबरदस्ती, है ना। आइए 39, 40, 41, 42, 43 जैसा याद हो याद रखें, याद होना चाहिए बस। कुल मिला के बात यह है, कैसे भी याद करें, कई तरीके से याद किया जा सकता है, ठीक है। आइए ना 39 से लेकर कहां तक जा रहे हैं बेटा, 48 तक। याद करने का तरीका फिर से बोल दे रहा हूं, यारी जरा निभाना, मौत तक रुके रहना, पड़ी है आगे सीढ़ी। कोई ये लिख ना पाए तो बाद में लेक्चर देख के लिख लेना आराम से, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। ट्रिक्स जो भी है, निमोनिक्स जो है याद होने चाहिए। आगे बात करते हैं इसमें, ये सब कौन से पीरियड के एलिमेंट है बेटा, 5th। इनर्ट गैस कौन सी आएगी, 4th पीरियड की। बताइए 4th पीरियड की इनर्ट गैस कौन सी है बेटा, क्रिप्टॉन। तो अगर यहां पर हम इनर्ट गैस की बात कर रहे हैं तो आपको जो इनर्ट गैस देखने को मिल रही है वो इनर्ट गैस है क्रिप्टन, ठीक है ना। अगर मैं क्रिप्टॉन की बात करूं तो बेटा इसके बाद, इनर्ट गैस के बाद आगे बची हुई कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, जनरल कॉन्फ़िगरेशन। और डी ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन याद करिए क्या होता है, NS और N-1D। N का वैल्यू अभी हमने क्या लिया, 5। तो यहां पर क्या आएगा 5s और यहां पर क्या आएगा 4D। या फिर ऐसा बोलूं कि 4D तो यहां दिख ही रहा है, और अगर D के साथ N-1 है तो S के साथ N होगा। तो यहां पर जो सबशेल आपको मिलेंगे वो सबशेल मिलेंगे 5s 4D, 5s 4D। यहां पर भी क्या मिलेगा बेटा, 5s 4D। यहां पर भी सबके साथ 5s 4D आता जाएगा। तो पहले अपन इसको लिखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर D में इलेक्ट्रॉन जाना है, पीरियोडिक टेबल के डिजाइन से सोचिएगा, अगर D में इलेक्ट्रॉन जाना है तो क्या उसके पहले S भरा होना चाहिए कि नहीं भरा होना चाहिए, भरा होना चाहिए। तो 5s भरा होने का मतलब है 5s में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2, ठीक है। ध्यान सुनते जाना, बाकी की कुछ भी बात लिखनी नहीं है आपको, क्योंकि एक्सेप्शन आएंगे चेंज करेंगे उसको, है ना। 4D में इलेक्ट्रॉन जाने के पहले कायदे से 5s भरा होना चाहिए था, भरा होना चाहिए था मतलब क्या होना चाहिए था, 5s2। और ये 4D सीरीज का पहला मेंबर, दूसरा मेंबर, तीसरा मेंबर, चौथा मेंबर, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा और 10वां, ये इनकी कॉन्फ़िगरेशंस होनी चाहिए थी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और देखिएगा, वो क्या है, इधर देखो, क्या ये स्कैंडियम 3rd पीरियड 3rd ग्रुप का मेंबर है या नहीं है, ये 4th ग्रुप का मेंबर है, ये 5th ग्रुप का मेंबर है। क्या डी ब्लॉक के ग्रुप 3 से लेकर 12 तक जाते हैं, हाँ। देखो जरा समझना इस बात को, इसको ऐड करो। क्या स्कैंडियम 3rd ग्रुप का मेंबर होता है, हाँ। यहां पर ऐड करिए, ठीक है। जैसे हमने एक रूल पढ़ा था कि 104 से 118 में लास्ट 2 डिजिट ग्रुप नंबर बताती है, वैसे ही एक रूल आगे पढ़ोगे, ये अभी लिखवाए नहीं, अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो ऐसे ही एक रूल मिलेगा कि अगर कोई एलिमेंट डी ब्लॉक का है, कौन से ब्लॉक का है, तो उसके कॉन्फ़िगरेशन में जो NS आ रहा है ना, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन में जो N-1D आ रहा है ना, तो इस NS और N-1D को, इस NS और N-1D को अगर आप ऐड कर दें तो आपको ग्रुप नंबर पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, ग्रुप नंबर। जैसे ये NS है, ये N-1D है, 2+1 ऐड करा कितना हो गया, 3। मतलब आप बोल सकते हो स्कैंडियम 3rd ग्रुप का मेंबर है। अगर मैं पूछूं मैंगनीज कौन से ग्रुप का है, तो आप गिन सकते हैं 2+5 कितना हो गया, 7। क्या बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। अच्छा देखो, इसमें तो थोड़ा सा याद करना और भी आसान है। बाकी सबके साथ खेल खेला जा सकता है, यहां मत खेल जाना, देख लो, है ना, बात समझ में आ रही। तो आराम से याद कर सकते हैं इसको, कोई परेशानी नहीं, याद करने के तरीके हजार है, कैसे भी कर लो जो समझ में आए। बाकी वैसे आपको तरीका बता दिया, D4 D9 नहीं आएगा, D5 D10 रिपीट होगा। चले आगे बढ़ते, 4D सीरीज सेकंड ट्रांजिशन सीरीज पे जाते, कायदे से ये होना चाहिए। अब इसका मंत्र याद करेंगे पहले तो, इसका मंत्र है D3 D9 नहीं आएगा। ध्यान सुनिएगा, क्या मंत्र इसका, D3 D9 नहीं आएगा।
और इसके बदले आपको D10 रिपीट होता हुआ मिलेगा। क्या रिपीट होगा बेटा? D10 रिपीट होगा। ध्यान सुन लीजिएगा। कौन को नहीं आएगा? D3 D9 नहीं आएगा और D10 रिपीट होगा। इवन D10 जो रिपीट होगा ना, ये 3 बार रिपीट होगा। कितनी बार रिपीट होगा? 3 बार। जैसे पिछले में देखो D5 कितनी बार आया था? 2 बार। D10 कितनी बार आया था? 2 बार। यहां पर D10 कितनी बार आएगा? 3 बार। क्यों आएगा उसका कारण भी समझ लो। एक्चुअल में एक बार तो D5 आना ही था। अरे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन एक एक बार तो आती, D1 से लेकर D10 सब एक एक बार तो आना ही था। तो D5 और D10 एक एक बार तो आना ही था खुद की वजह से, और एक बार इसकी वजह से D5 आ जाता है और एक बार इसकी वजह से D10 आ जाता है। तो D5 एक बार खुद की वजह से और एक बार इसकी वजह से, और एक बार D10 खुद की वजह से और एक बार D9 की वजह से। तो कितनी बार रिपीट हुए? 2-2 बार रिपीट हुए। यहां पर ध्यान सुनना, यहां पर D10 एक बार तो खुद की वजह से आएगा और एक बार इसकी वजह से भी आगे चल के D10 मिलेगा और इसकी वजह से भी आगे चल के D10 मिलेगा। मतलब D10 कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा। आइए इसके ऊपर बात करते हैं। ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सीरीज है। ध्यान सुन लो, 3D में कुछ भी नहीं है। 3D तो जिन्होंने 11 ढंग से पढ़ी होती तो उनको ये एक्सेप्शन याद ही होते, क्रोमियम कॉपर, इसमें कुछ भी नहीं है। ये आपको आना ही चाहिए, ऐसा मान के चला जाता है 12th क्लास में। ठीक है, नहीं आता है फिर भी अपन ने उसको डिस्कशन कर लिया, लेकिन ये मान के चलते हैं कि 30 तक तो आना चाहिए। इसके बाद 4D के बाद जो 5D 6D होगा उसमें एक एक चेंज होगा। कितना होगा? उसमें भी कुछ नहीं रहेगा। सारा ही जो जान आपको लगानी वो इसी सीरीज पे लगानी, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा चेंज होगा, क्योंकि इसमें शुरू में ही चेंज हो जाएगा और इसीलिए इसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे लगातार। इसीलिए इसको ध्यान सुनिएगा। तरीका अपन सीख चुके, मंत्र अपन ने याद करना है। बताइए इससे पहले कौन सी सीरीज पढ़ी? 3D सीरीज। 3D सीरीज का मंत्र बोलिए क्या था? D4 D9 नहीं आएगा, D5 D10 रिपीट होगा। यहां पर बताइए 4D सीरीज के लिए क्या मंत्र है? D3 D9 नहीं आए, 3 1 जा 3 3 जा, अरे 3 1 जा 3 3 जा, है ना? तो 3 1 जा 3 3 जा, D3 D9 नहीं आएगा, D10 रिपीट होगा। आइए स्टार्ट करते हैं इसकी कहानी। क्या D1 आ सकता है? आ सकता है। क्या D2 आ सकता है? आ सकता है। D3 नहीं आएगा। अब अगर 3 नहीं आएगा तो 3 को डायरेक्ट उठा के 10 बना दूं क्या? नहीं, 3 के बाद कौन आता है? 4। 4 तो आ सकता है ना, 4 बनाओ उसको। तो अब इस D3 को क्या बनाएंगे? D4। ध्यान सुनते हैं ना, इस D3 को बनाया अपन ने D4, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठाया अपन ने। अच्छा, D1 आ गया, D2 आ गया, D3 नहीं आया। क्या D4 आ सकता है? आ सकता है। आगे सुनिए, क्या D4 आ सकता है? आ तो सकता है, लेकिन रिपीट नहीं हो सकता। रिपीट तो केवल किसको होना है? D10 को। इसका मतलब ये जो बाद वाला 4 है ना, ये आ तो सकता था, लेकिन रिपीट होने की वजह से इसको हटाना पड़ेगा। और अब 4 हटाओगे तो 4 के बाद कौन आता है? 5। तो इसको बनाइए 5। 5 बनाया तो एक यहां ले लिया। अच्छा मुझे बताइए, D5 आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है। D5 आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ तो सकता है, लेकिन रिपीट नहीं हो सकता। तो इस 5 को बदलना पड़ेगा और 5 के जस्ट बाद कौन आएगा? 6। तो इस 5 को बना दूंगा मैं 6। अगर इसको 6 बनाया तो यहां पर 1 लगाया। मुझे बताइए, क्या D6 आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है। क्या D6 आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ तो सकता है, लेकिन रिपीट नहीं हो सकता है। तो इस रिपीट होने वाले 6 को हटाना पड़ेगा और 6 के जस्ट बाद कौन आता है? 7। तो इसको 6 के बदले 7 बनाना पड़ेगा। क्या 7 आ सकता है? हाँ। अच्छा अगले वाले पे आइए, 7 आ गया एक बार। यहां पर भी D7 आ तो सकता है, लेकिन रिपीट नहीं हो सकता है। तो इस 7 को क्या बना दूंगा बेटा? 8। 8 बनाया तो यहां आ गया 8, यहां आ गया 1। D8 आ तो सकता है, D8 आ तो सकता है, लेकिन रिपीट नहीं हो सकता है। तो इसको क्या बनाना पड़ेगा? 9। इसको क्या बनाना पड़ेगा? 1। क्या D9 आ सकता है? नहीं, D9 नहीं आ सकता। अब बताओ, अगर 9 भी नहीं आ सकता तो 9 के आगे कौन आएगा? 10। इसको बनाना पड़ेगा 10। 10 बनाने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन उधर जम करवाओगे। क्या बात याद आ रही है कुछ? पूरे 118 में से केवल और केवल एकमात्र ऐसा एलिमेंट है, वो एलिमेंट कौन है? पैलेडियम। जहां पर आपको क्या मिलेगा? NH0, आउटर मोस्ट जीरो। NH0 मतलब इसके लिए 5s0 है ना। अब सुनो, क्या D10 आ सकता है? आ सकता है। D9 आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा तो 9 के बाद कौन आएगा बेटा? 10। इसको बना दिया 10, तो इसको क्या बना दिया? 1। आ सकता है और रिपीट भी हो सकता है। आ सकता है और रिपीट भी हो सकता है। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन। छापिए फटाफट इसको। सबसे खतरनाक अगर कोई सीरीज है तो यही सीरीज है। हालांकि एग्जाम में इस पे कभी क्वेश्चन नहीं आया है ना।
अपने को यही पता होना चाहिए कहां से क्वेश्चन आते नहीं आते। पढ़ना अपने को बहुत कुछ है सिलेबस में, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। कभी आ जाए तो कैसे सॉल्व करना वो आना चाहिए, लेकिन अपने को एग्जाम के एंड में जब प्रायोरिटी वाइज अपने पास समय कम होता है, रिवीजन करना होता है, तो अपने को ये भी पता होना चाहिए कि कहां कहां से मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहां से नहीं पूछे जाते। तो इससे कभी क्वेश्चन नहीं आया है, तो अपन इसको चाहे तो लास्ट में अगर टाइम कम है, बट अपने को अभी अभी शुरू में इतना समय है कि अपन इन सब चीजों पे कमांड ला सकते हैं, तो हमको बाद में इसकी टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े। चले बेटा ना, अब ये जो कॉन्फ़िगरेशंस आपके सामने लिखी गई है 4D सीरीज की, इसी के आगे हम लोग डिस्कशन करने वाले, दो सीरीज हो गई डी ब्लॉक की, 3D और 4D। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 5D सीरीज के ऊपर। 5D सीरीज की कहानी क्या बोलती है, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 5D सीरीज जो है ना, यहां पर हमने बात करा था कि 5D और 6D में पहले सीरीज स्टार्ट होती है, फिर ब्रेक आ जाएगा क्योंकि एफ ब्लॉक की एंट्री हो जाएगी। 5D सीरीज डी ब्लॉक की तीसरी सीरीज है, इसीलिए इसको जनरली थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का नाम भी दे दिया जाएगा। और यहां पर एन का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा 6, क्योंकि 5D सीरीज बिलोंग्स टू 6th पीरियड। अब आगे बढ़ते हैं, इसके मेंबर्स पे ध्यान सुनना। याद करने का तरीका, ला हफ्ता वरना रे उस इरादे से पिटाई और होगी। ओसामा बिन लादेन याद है तो उससे भी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, याद रखिए कैसे भी याद हो। इसका एटॉमिक नंबर है बेटा 57। ध्यान सुनते जाना, समझते जाना। 57 के बाद ब्रेक आ जाता है। 58 से लेकर 71 वाले इलेक्ट्रॉन किसमें जाते हैं, एफ ब्लॉक में। तो यहां ये वापस से शुरू होगा 72 से, फिर 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 एंड 80, ये इनके एटॉमिक नंबर्स आ जाते हैं। अब जरा याद करें तो यहां पर ये जो एलिमेंट्स है ये कौन से पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं बेटा, 6th पीरियड को। अगर 6th पीरियड का एलिमेंट है, ध्यान सुनना, कौन से पीरियड का एलिमेंट है बेटा, 6th पीरियड का। तो 6th पीरियड के एलिमेंट के लिए इनर्ट गैस कौन से पीरियड के लिए जाएगी बेटा, 5th पीरियड की। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो इनका n इक्वल टू 6 है, मतलब ये 6th पीरियड के है, तो इसके लिए इनर्ट गैस आएगी 5th पीरियड की, और 5th पीरियड की इनर्ट गैस कौन होती है बेटा, जेनॉन। तो यहां पर पहले तो इन सबके कॉन्फ़िगरेशन में आपको कौन दिखने को मिलेगा, जेनॉन। जेनॉन के बाद आगे की बची हुई कॉन्फ़िगरेशन को अगर आपको लिखना है तो उसके लिए आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखना पड़ेगा। और बेटा जब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखना पड़ेगा तो उसमें आपको ns और n-1d की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ns का मतलब हो गया 6s और n-1d का मतलब हो गया 5d। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन में 6s 5d 6s 5d। एक और बात सुनना, यहां पर
72 से पहले, मतलब लेंथेनम तो ठीक है, पर लेंथेनम के बाद और 72 के पहले क्या एफ की एंट्री हुई है? हाँ। कौन से एफ की एंट्री हुई है? 4f या 5f? 4f। तो वो जो 4f के 14 इलेक्ट्रॉन यहां बीच में फिल हुए, वो 4f के इलेक्ट्रॉन यहां देखने को मिलेंगे आपको। लेंथेनम में कोई 4f देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां तक तो 4f की फिलिंग स्टार्ट ही नहीं हुई थी। लेकिन 72 से लेकर 80 से पहले 4f भर चुका है, तो यहां पर हिडन कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में कौन आएगा बेटा? 4f आएगा। सुनते जाइएगा, अभी समझते जाइएगा। तो मैं अभी 4f लिख नहीं रहा हूं, गैप छोड़ रखा है मैंने, बाद में लिख दूंगा। 6s5d, 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 यहां पर भी क्या आ जाता है बेटा? 6s5d। अगेन यहां पर आ जाता है 6s5d, यहां पर भी आ जाता है बेटा 6s5d। ठीक है, अब ये तो हम लोगों ने इसकी कॉन्फ़िगरेशंस लिख ली, ध्यान सुनते जाइएगा। अच्छा मुझे बताओ, डी में अगर इलेक्ट्रॉन जाना है तो क्या उससे पहले एस का भरा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो कायदा ये बोलता है कि 6s2, 6s2, 6s2 सब जगह होना चाहिए था। ये 5d का 1 होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 होना चाहिए था। अब इसका मंत्र क्या है? ध्यान सुनना, सिंपल सा मंत्र है, D8 नहीं आएगा, एक ही कॉन्फ़िगरेशन है केवल, D8 नहीं आएगा, और वो भी बाद वाली कॉन्फ़िगरेशन है, तो शुरू के तो सब धड़ाधड़ आ जाएंगे। और D8 नहीं आएगा, और रिपीट कौन होगा? D10। क्यों D10 रिपीट होता है या D5 क्यों रिपीट होता है? क्योंकि ये स्टेबल होते हैं, ठीक है ना। तो D8 नहीं आएगा, और रिपीट कौन होगा? D10। मुझे बताइए, क्या D1 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। D2, D3, D4, D5, D6, D7 ये सब आएंगे। कौन नहीं आएगा? D8। अच्छा D8 नहीं आएगा तो उसको क्या डायरेक्ट D10 बना दूं? नहीं, D8 के बाद कौन आता है? D9। तो पहले D8 को क्या बना दूंगा? D9 बना दूंगा। अगर D8 को D9 बनाना है तो ये 9 और ये 1। अब ये D9 आ गया, D9 आ सकता है? आ सकता है। क्या अगला वाला D9 आ सकता है? आ तो सकता था, लेकिन रिपीट नहीं हो सकता है, तो अगले वाले 9 को बनाना पड़ेगा 10। ये हो गया 10, ये हो गया 1, और ये भी आ सकता है, और ये रिपीट तो हो ही सकता है। अब एक बार एटॉमिक नंबर वेरीफाई कर लीजिए। 54 प्लस 256 प्लस 157, LHS बराबर RHS। मतलब यहां पर कुछ भी हिडन नहीं है। यहां पर आइए, 54 प्लस 256 प्लस 258, यहां है 58 और यहां है 72। कितने का गैप आ रहा? 14 का। 14 का गैप जब भी आएगा किसकी वजह से आएगा? F की वजह से। तो यहां पर आएगा 4F14। तो इन सब की कॉन्फ़िगरेशन में हिडन 4F14 होगा। वो मैंने आपको वैसे भी समझा दिया कि भाई इनके पहले यहां पर 4F की एंट्री हो ही चुकी होगी, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन तो इनमें देखने को मिलेगा। कायदा सुनिए, याद सुनिएगा मेरी बात। इसमें से पहला वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको देखो। पहला वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है लेंथेनम, जरा इसको देखिए, क्या ये अफबाउ रूल को, N+L रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बताओ, अफबाउ रूल को फॉलो 1s 2s 2p 3s 3p उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है भाई? ये कौन सा पीरियड है? सिक्स्थ का सीक्वेंस ये होता है। आप देखो उसमें 6s में तो इलेक्ट्रॉन गया पहले वाले में, लेकिन 6s के बाद डायरेक्ट वहां F नहीं आया। बाकी सब में पहले 6s आया, फिर F आया, फिर D में गया, लेकिन पहले वाले में F की एंट्री हुई ही नहीं है। इसका मतलब है इसने अफबाउ रूल को फॉलो नहीं किया है, क्योंकि अफबाउ रूल को फॉलो करने के लिए 6s के बाद इलेक्ट्रॉन 4f में जाना चाहिए था। उसमें 4f को बॉयकॉट करके इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली 5d में चला गया है। इसका मतलब यह है कि आपसे अगर पूछा जाए कि इनमें से कौन है जो अफबाउ रूल या N+L रूल को फॉलो नहीं करता या N+L रूल को वायलेट करता है, उसको ब्रेक करता है, तो वो एलिमेंट कौन है? लेंथेनम। याद रखना, अत्यंत आसान है, ध्यान सुन लेना। मुझे बताओ, लेंथेनम, इन्हीं के नाम पे तो इनका नाम रखा गया है। तो बस जिनके नाम पे इनका नाम रखा गया है वो अफबाउ रूल को फॉलो नहीं करते हैं, मतलब लेंथेनम भी फॉलो नहीं करता है, और आगे जाके एक्टिनियम भी ऐसा ही कुछ चमत्कार आपको दिखा रहा होगा। छापिए इसको।
अब इसके बाद भी याद ना हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। अगले साल बहुत बढ़िया, समझ चुके हैं सब। ऐसे बीच बीच में क्या मैं डराते रहूंगा, डराना काम ही है मेरा, ठीक है। थोड़ा डर रहेगा तो पढ़ते रहेंगे ना। चले आइए इधर डिस्कशन करते हैं। अगली एक लास्ट सीरीज और देखते हैं बेटा डी ब्लॉक की। और डी ब्लॉक की जो लास्ट सीरीज हमें देखनी है वो कौन सी सीरीज आती है बेटा? 6D सीरीज। 6D सीरीज डी ब्लॉक की चौथी सीरीज है, इसलिए फोर्थ सीरीज या फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज बोल देंगे। एंड 6D सीरीज बिलोंग्स टू 7th पीरियड। तो यहां पर 7th पीरियड का एलिमेंट है तो इनर्ट गैस आ जाएगी बेटा 6th पीरियड की, जो कि रेडॉन है। और उसके अलावा आपको मिल जाएगा 7s6d NS और N-1D के फॉर्म में। एक और बात ध्यान समझिएगा, 89 के बाद 89 के बाद 90 से लेकर 103 कहां चला जाएगा बेटा? 5F में। तो इसके अंदर तो 5F नहीं दिखेगा, लेकिन इन सब में यहां पर हम लोग क्या लिख रहे होंगे? 5F भी आ रहा होगा, जैसे यहां पर 4F आ रहा है। अब ध्यान सुनिएगा, कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं बेटा। 6D में अगर इलेक्ट्रॉन जाना है तो उसके पहले 7s का भरा होना जरूरी है या नहीं है बेटा? है। तो अगर S भरेगा तो यहां पर कायदे से S2D1, S2D2, S2D3, S2D4, S2D5, S2D6, S2D7, S2D8 होना चाहिए था। अब उधर D8 नहीं आएगा, उसके जस्ट बाद वाला D9 नहीं आएगा। और समझ में आना चाहिए अब तक तो कौन रिपीट होगा? D10 रिपीट होगा। अब मुझे बताइए यहां पर कायदे से कौन आना था? D9। पर D9 आ सकता है कि नहीं आ सकता? नहीं आ सकता है। तो 9 को क्या बना दूंगा? 10। 10 को बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहां से जम कराऊंगा। तो मुझे बताइए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा? 7s1 6d10 और अगला वाला 7s2 6d10 तो होना ही था। तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन से। अब इसमें हिडन वाले को पहचान लीजिए। यहां पर हिडन के फॉर्म में कौन आएगा बेटा? 5F14। यहां पर भी आएगा 5F14। इन सब में मैं इस तरह से बना दे रहा हूं, आप इसमें लिख लेंगे। सब में कॉमन है 5F14। अगेन एक बात बताओ, जैसे लेंथेनम अफबाउ रूल को फॉलो नहीं कर रहा था, क्या एक्टिनियम भी अफबाउ रूल को फॉलो नहीं करेगा? यस, फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? स फ ड सही है, लेकिन स ड 7th पीरियड के अकॉर्डिंगली सही नहीं है। एक और बात सुनना, इसमें हम लोगों ने IUPAC नेम लिखे हुए, इनके एक्चुअल नेम भी होते हैं, वो सब अभी हम आगे जब IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। 104 का नाम होता है अननिल क्वाडियम, अननिल पेंटियम, अननिल हेक्सियम, ऐसे नाम लिखे हुए। पर इसका मीनिंग क्या है, सिंबल क्या है, वो हम लोग आगे डिस्कशन करने ही वाले हैं क्लासेस में। तो अभी बस इसको नोट कर लीजिए आप। तो 4D ब्लॉक की सीरीज पढ़ी आज हमने, 3D 4D 5D 6D, जिसमें से 3D का मंत्र था D4 D9 नहीं आएगा, D5 D10 रिपीट होगा। उसके बाद अगर हम बात करें 4D सीरीज की तो D3 और D9 नहीं आएगा, D10 3 बार रिपीट होता था। और इन दोनों में आपके सामने लिखा ही है, 8 नहीं आएगा 10 रिपीट होगा, 9 नहीं आएगा 10 रिपीट होगा। छाप लिया बेटा सबने? फटाफट लिखें जिन्होंने नहीं लिखा, 30 सेकंड का समय बाकी है।
चलिए, है ना। अब इसके बाद बात करते हैं लास्ट ब्लॉक की। हमारे पास टोटल जो 118 एलिमेंट्स हैं, 118 में से हमने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक पूरा लिख लिया, केवल एफ ब्लॉक बचा। एफ ब्लॉक में 2 सीरीज है, मतलब 28 एलिमेंट्स लिखने बाकी है। पूरे 90 एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल के हैं 118 में से, उनकी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं एफ ब्लॉक में बचे हुए 28 एलिमेंट्स को 2 सीरीज में हमें पढ़ना है, एक तो लैंथेनाइट सीरीज और एक एक्टिनाइट सीरीज। मुझे एक बात बताइए, एफ ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन याद करो क्या था। NS2 N-1D में एक इलेक्ट्रॉन चला जाता था और कई बार वो भी इधर जंप कर जाएगा, तो ये N-1D 0 हो जाएगा और F में कम से कम 1 से लेकर 14 होना चाहिए। अच्छा मुझे बताओ, अगर हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट 4F सीरीज, एफ ब्लॉक की शुरुआत 1F 2F 3F तो होता ही नहीं है, एफ की शुरुआत तो 4F से होगी। बेटा एफ के साथ ये जो नंबर है 4, ये n है, n-1 है, n-2 है बेटा, n-2। तो n-2 है, मतलब n का वैल्यू कितना होगा, 6 होगा। तो यहां पर हमने बोल दिया ये कौन से पीरियड को बिलोंग करता है बेटा, 6th पीरियड को बिलोंग करता है, जो कि हम कई बार डिस्कशन कर भी चुके हैं। अच्छा 4F सीरीज को एक और नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, लैंथेनाइड सीरीज, या फिर इसी को बोलते हैं लैंथेनॉइड सीरीज, है ना। लैंथेनाइड सीरीज, लैंथेनॉइड सीरीज या लैंथेनॉन्स, NONES भी बोला जाता है। तो आप तो लेंथ वर्ड ध्यान से सुन ले बस, लेंथ के साथ आइड आए, ऑइड आए, ऑन्स आए, लेंथ अगर लिखा है तो इसी की बात हो रही है, ठीक है। अब आगे सुनिएगा, 4F सीरीज में आने वाले एलिमेंट्स, पहले उसके बात करें। सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम ये भी लूटोगे। ध्यान सुन लो, याद करने का तरीका क्या है। सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद, 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 गदगद बहुत खतरनाक एलिमेंट है। सबसे ज्यादा बार अगर एग्जाम में किसी की कॉन्फ़िगरेशन पूछी गई तो किसकी पूछी गई है, गदगद, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ 58, सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम ये भी लूटोगे। ऐसा ना करो भाई। चलो आइए अब इसके आगे बात करते हैं इनके अंदर आने वाली इनर्ट गैस की। कौन से पीरियड की बात चल रही है बेटा, 6th पीरियड की। अच्छा 6th पीरियड का अगर एलिमेंट है तो बताइए इनर्ट गैस कौन से पीरियड की आएगी, 5th पीरियड की इनर्ट गैस कौन होती है बताइए, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। तो यहां पर आपको दिखेगा जेनॉन। अच्छा जेनॉन तो आपने लिख दिया, आगे के जो सबशेल होते हैं मुझे बताइए उसके लिए क्या मुझे जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ती है। हाँ n का वैल्यू 6 रखो, क्या आएगा 6s 5d 4f। तो यहां पर जो सबशेल मिलेंगे वो मिलेंगे 6s 5d और 4f। सर आपने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि याद करो, याद करने का तरीका क्या होता था, स फ ड प, तो मैंने उसी हिसाब से लिखा, ठीक है ना। यहां पर आ जाएगा अगेन कॉमन है जेनॉन 6s 4f 5d, इसको साथ साथ चाहो तो लिख सकते हो इतना, जेनॉन 6s 4f 5d, जेनॉन 6s 4f 5d, xenon 6s 4f 5d। चलो इधर ध्यान देंगे ना, ये जो कॉन्फ़िगरेशंस आपके सामने लिखी गई है बेटा, जेनॉन 6s 4f 5d, पहले तो इसकी कहानी समझते हैं हम ध्यान से। याद करने का तरीका आपको बोल दिया, सिर पर नदियां प्रेम की समय, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम ये भी लूटोगे। सबसे खतरनाक एलिमेंट कौन है, गदगद, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ढेरों बार एग्जाम में पूछा जा चुका। अब ध्यान सुनना मेरी बात बेटा, अगर एफ में जाना है, ध्यान सुनना, पीरियोडिक टेबल का डिजाइन याद करिएगा, इस बात को समझिएगा बेटा।
यहां पर थर्ड ग्रुप में आता था सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, लाएंगे का एटॉमिक नंबर होता था 57, इसका होता था 89, और मैंने बोला था इसके बाद वाले जो 14 एलिमेंट होंगे 58 से लेकर 71 वो यहां आने चाहिए थे, 58 से लेकर 71। ये एफ ब्लॉक होता है। कौन सा ब्लॉक होता है? एफ ब्लॉक। अगर ये एफ होता है तो क्या उसके पहले एस का भरा होना जरूरी है? हाँ। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए? 2। डी में कितना आना चाहिए? 1, और उसके बाद सीधे एफ में। एस में 2, डी में 1, बाकी सारे एफ में। एस में 2, डी में 1, बाकी सारे एफ में। ऐसा कुछ सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान सुनना, यहां पर 6s2 तो सभी में आएगा, क्योंकि देखो NH2 में कोई वेरिएबल वैल्यू नहीं है। डी में 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, चेक करना पड़ेगा कहां 0 आएगा कहां 1 आएगा। एफ में 1 से 14 आ सकता है, चेक करना पड़ेगा कहां पर 1 आएगा कहां पर 2 आएगा कहां 14 आएगा। लेकिन NH2 तो फिक्स है बेटा। तो NH2 में तो हमने हर जगह क्या लिख दिया है? 6s2। एक काम करें, बस यहीं तक लिख लें, इसके आगे का डिस्कशन कल ही शुरू करेंगे अपन, है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा समय लगेगा और इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, पर ये लिख लेना इतना, है ना, इसका लिखने का समय नहीं दूंगा कल। तो गदगद पे स्टार मार्क अभी से लगा ले, काम आएगा। सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन अगर कॉन्फ़िगरेशन का है तो गैडोलिनियम में होता।